नमस्ते मिलिंद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बोला। एक्चुअली जब मैंने मिलिंद सर को फोन किया तो डरते डरते फोन किया कि सर क्या आप हमारे इसमें पार्टिसिपेट होंगे। सर ने 1 मिनट भी ना सोचते हुए बोला यस। तो चीज ये है कि सर को सब लोग काफी ये करते हैं, यानी रिस्पेक्ट करते हैं। उनका एक खुद का ये है। और उनके अगर पोर्ट्रेट कोई भी देखेंगे, कितने अवार्ड्स, यानी उसकी लिमिटेशंस नहीं है। 2000 से लेके अभी तक उनके काफी एग्जीबिशंस हुए हैं। जब हम लोग, यानी इनके इसके बारे में मुझे क्यों पता है, क्योंकि सर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते, कभी भी कुछ यानी दिल में रख के नहीं बोलते, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते। तो मैंने बोला सर हम लोग ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, तो क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर ने 1 सेकंड का भी वक्त ना लेते हुए बोला यस अभय, आई विल डू इट। सो थैंक यू वेरी मच मिलिंद सर, आपने हमारे ये प्लेटफॉर्म पे आके इतने और आपकी फोटोग्राफी, यानी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, जिसका भी मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली उनका एक वर्कशॉप है 24 टू 28 जुलाई। तो जिनको भी अगर पोर्ट्रेट में मास्टरी करना है तो वो वर्कशॉप वो जरूर अटेंड करें। हाउ टू कैप्चर एक्सप्रेशन एंड मूड, ये उनका टाइटल है। उनका जो नंबर है कुछ दिन में आपको वहां पर मिलिंद सर के नाम के आगे दिखेगा। उनका जो नंबर है तो भी मैं बता रहा हूँ 9222622873। और उनकी जो वेबसाइट है milindeshmukh.com, ये काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत पोर्ट्रेट उसमें उन्होंने एक किया है। और उनकी जो सबसे बेहतरीन वन लाइट का जो वर्कशॉप होता है उनका, वो काफी बढ़िया है। और जितनी तारीफ का उतनी कम है। तो सर के बारे में मैं सिर्फ एक ही ये कर रहा हूँ कि एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग गेट टुगेदर था एक जगह पे, और वहां पर हम लोग बैठे थे। अचानक में हम लोगों को समझ में आया कि सर का आज बर्थडे है। और वो टाइम, हाँ, यानी जैसा नारियल होता है, नारियल कैसा रहता है, बाहर से एकदम यानी स्ट्रांग रहता है और अंदर से काफी नरम रहता है। तो उसका वहां पर मुझे एग्जाम्पल देखने मिला। सर से बात करते समय भी 10 जन ऐसे सोचते हैं कि भाई बात करे नहीं करे। तो वो चीज है। लेकिन हाँ, जब उनका वो सेलिब्रेशन हुआ तो सर ने इतनी वो जो एक्सप्रेशन जो बयां किए, उसके बारे में 2 लफ्ज से बोलता हूँ कि सर बाहर से काफी सख्त है, लेकिन अंदर उनका जो दिल है वो काफी बढ़िया है, बड़ा है। और आप अगर सीखने को जाते हो तो मुझे लगता है पोर्ट्रेट में आप 102% मास्टरी करते हो। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्विच ओवर करते हैं मिलिंद सर के पास। सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस हमारे जो कैमजिया यूट्यूब चैनल है उसमें आप आने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। जबरदस्त, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनके पोर्ट्रेट देखना बोले तो एक यानी सेलिब्रेशन जैसा है। थैंक यू सर। थैंक यू अभय जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत तारीफ कर दी आपने मेरी, और फिर तारीफ ज्यादा होने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो और एक्चुअली मैं सख्त वगैरह ऐसा सही में नहीं हूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल आदमी हूँ। खाली प्रॉब्लम यह है कि मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, तो वो लोगों को थोड़ा सख्त लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब मुझे झूठ नहीं बोलते आता। सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ नहीं बोलते आता। मैं कहीं झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ मूठ का मैं कोई भी आश्वासन दे दूंगा कि पैंडेमिक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर ये करने से वो हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं आता है। इसलिए मैंने आपके प्रसाद सर से मैंने पहले दिन बात किया, तो वो भी शायद मुझसे नाराज हो गए होंगे कि नहीं सर सर, ऐसे नहीं, कैसे बोल रहे कि नहीं सर, आप बिल्कुल। आप बाउंस बैक के ऊपर बात करिए। अब बाउंस बैक के ऊपर क्या बात करें? मैं बाउंस नहीं हुआ अभी तक। इस सिचुएशन से मैं खुद बाउंस नहीं हुआ, तो मैं इसमें क्या बात करूंगा? तो ये सही बात है। और ये मैं अभी शेयर भी नहीं कर सकता था। तो दूसरा कुछ मस्त ऐसा फुला फला बोल सकता था आपके सामने कि मैं बाउंस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप इस चीज में चले जाओ, इस फैकल्टी में जाओ, इस टाइप की फोटोग्राफी करो, उसमें आपको कम लोग है मार्केट में, उसमें आपको बहुत काम मिलेगा।
लेकिन वो फैकल्टी कौन सिखाता है मुझे बताओ, वो चीज कौन सिखाता है क्या तो वो मैं करने को तैयार हूँ, मैं उसका बोलेंगे उतना फी देने को तैयार हूँ, मुझे वो चीज सिखाओ। कोई सिखाने को तैयार है तो मेरे को बात करो। तो बात मेरे को आपने जो बात की है वो ऐसे ही है कि मुझे झूठ नहीं बोलते आता, सबसे मेन चीज है कि मैं झूठ नहीं बोलता और जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। और जो भी करता हूँ फिर जब करता हूँ तो दिल से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। आज का वर्कशॉप भी मैं बैठा हूँ, मेरे पे कोई तैयारी नहीं है, मैं कुछ रिवीजन करके नहीं बैठा, कुछ बहुत सा याद करके नहीं बैठा कि बहुत मैंने याद किया है और मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब मत करो और कोई क्वेश्चन बीच में मत पूछो, लास्ट में पूछो, क्योंकि मैंने याद किया वो भूल जाऊंगा ना मैं, अगर मैं याद करके बैठा हूँ तो मैंने कोई याद नहीं किया है और मैं कोई तैयारी करके और यहाँ आपको बैठा जरूरत भी नहीं है, याद नहीं करने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरा बोलते का मतलब ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट है जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है आप दोनों में से वो क्वेश्चन मुझे बताइए, बीच में रोक के क्वेश्चन बताइए, उस क्वेश्चन का हल देने का ट्राई करूंगा। मैं कुछ सिखाने के लिए बैठा नहीं हूँ यहाँ पर, सब अपनी जगह पर माहिर है, सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सब लोग को काम भी अच्छा है सबका, और मैं कौन सिखाने वाला, सब लोग बहुत बड़े फोटोग्राफर है। तो मैं सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं खाली मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ, मेरा जो नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ। जिसको पसंद आता है वो लेता है, नहीं पसंद आता है छोड़ देता है। तो ऐसे मेरी चीज है। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मेरे से बोलने के लिए मौका दिया, इतने सारे लोगों के सामने आने का जो मौका दिया, इसके लिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी जो बात हो गई अभय सर से, वो इतने स्पॉन्सर है ये सब है ये मुझे पता नहीं था, और इसलिए मुझे उनके नाम भी अभी पता नहीं, मैं किसका किसका शुक्रिया अदा करूँ। तो अभय सर थैंक यू वेरी मच। मैं अभी नाम जो पढ़ रहा है ये कैमरीला करके है, प्रसाद जी है, इनका भी शुक्रिया जो इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। इसके बाद में और दो स्पॉन्सर्स मुझे वीडियो देखने के मिले, उनके अभी तक मुझे नाम भी याद नहीं हो गए। तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेंस एल्बम करके था और दूसरा और एक कोई तो भी था, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो स्पॉन्सर है, सब लोगों ने ये प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए हेल्प किया है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सबने हेल्प किया, वो सबका शुक्रिया। उसके बाद में लास्ट में जितने लोग यहाँ मेरा नाम सुनकर और अभय जी ने कॉल करने पर देखने के लिए आ गए और मुझे सुनने के लिए अभी बैठेंगे घंटा डेढ़ घंटा, जो भी मैं बात करूंगा, जो भी बैठेंगे जो सुनेंगे, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो सब काम छोड़ के मुझे सुनने के लिए यहाँ तक आ गए। तो वो सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सब जो व्यूअर्स है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, तो मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा कि ये सेशन जो है इंटरेक्टिव हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो बोलते जाऊंगा, मुझे जो बोलना है मैं अभी वेबिनार देते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, बोलने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोलते जाऊंगा। लेकिन कोई इंटरेक्ट करेगा, जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, जितने भी व्यूअर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिमाग में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सामने डालो, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालो, आपके क्वेश्चन का आंसर देने का मैं ट्राई करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं हमका उसका आंसर मेरे पास है, लेकिन किसी के क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं भी हो सकता, तो मैं ट्राई करूंगा आपका क्वेश्चन का आंसर देने का, और उस क्वेश्चन आंसर में इंटरेक्टिव सेशन में बहुत मजा आएगा और कुछ बातें दिल से निकलेंगी। वही मैं बोला कि मैं तैयारी करके नहीं बैठा हूँ, जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा, जो भी आएगा और सही हार्ट से और सही दिमाग से आएगा। तो अगर इंटरेक्टिव है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभय सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उनके कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझे डाले, बीच में रोके। प्रसाद सर को अगर कुछ लगता है तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी, ओके, और पार्टिसिपेंट भी पूछ सकते हैं। तो क्या फिर मैं स्क्रीन शेयर पे चले जाऊं? मेरे स्क्रीन शेयर पे चले जाऊं? तो अगर मैं स्क्रीन शेयर पे चले जाऊं तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, ये स्क्रीन का बैकड्रॉप है थोड़ा सा, जैसा जूम में मेरा स्क्रीन भी दिखता है, मैं भी दिखता है, आप दोनों भी दिखते हैं, वैसे स्क्रीन में नहीं दिखता है। तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं मेरा प्रेजेंटेशन चालू कर देता हूँ। जिसको भी जो भी पूछना है, जब भी पूछना है, आप बीच में पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर से एक बार सबका थैंक यू।
मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभय सर, हाँ सर, हाँ सर हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। ओके ओके, वो खाली वही समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है करके इधर मार्क तो सॉरी, स्क्रीन शेयर हो गया मेरा? यस सर। मेरा जब मेरा टाइटल मतलब फर्स्ट पेज दिख रहा है आप सब लोगों को, जिसमें सामने ऊपर लिखा है व्यक्ति रेखा। ओके, मेरे जितने वेबिनार या तो फिर मैं सेमिनार करता हूँ या तो वो होते हैं और स्लाइड शो करता हूँ या तो प्रेजेंटेशन रहता है, वो सारे व्यक्ति रेखा नाम से करता हूँ। व्यक्ति रेखा का मीनिंग, व्यक्ति रेखा एक मराठी शब्द है, जो मराठी लोग हो गए वो तो समझ ही सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। अगर कोई हिंदी साइडर होते हैं तो उसके लिए बता देता हूँ। व्यक्ति रेखा मतलब लाइन ऑफ आइडेंटिटी। हर आदमी के फेस में एक लाइन ऑफ आइडेंटिटी होती है, और वो लाइन ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर कैप्चर हुई तो आदमी का प्रॉपर पोर्ट्रेट बनता है। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन का नाम है व्यक्ति रेखा। ओके, तो लाइन ऑफ आइडेंटिटी कैप्चर करना ये फोटोग्राफर का पहला टास्क है। आगे चलता हूं। ये मेरे पोर्ट्रेट्स के गुरु है, इनका नाम है केजी माहेश्वरी। ये बिजनेस से कोई फोटोग्राफर नहीं थे, हॉबी फोटोग्राफर थे, लेकिन इनके पास में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के इंटरनेशनल लेवल के 350 अवार्ड है। अगर किसी को देखना है ये सारे अवार्ड और इनके काम देखना है तो ये नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर जाते टाइम अंजनेरी के पास इनका म्यूजियम है। वो म्यूजियम में ये सारा लगा है, जिस किसी भी देखना है तो ये सब देख सकते। मतलब मैं 350 अवार्ड बता रहा हूँ, वो भी इंटरनेशनल लेवल के, और वो भी खाली पोर्ट्रेट्स के। तो ऐसे मुझे गुरु मिली है। इनके मैंने 10 वर्कशॉप किए, 10 से 12, मतलब 10 में काउंट कर रहा हूँ खाली, 10 से 12 वर्कशॉप किया मैंने इनके। और क्या होता है कि हम किसी का वर्कशॉप करने जाते हैं तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। 10 से 12 वर्कशॉप बता रहा हूं मैं। क्या होता है, हम किसी के यहाँ पढ़ने को जाते हैं, वर्कशॉप करने के लिए अगर हमें जाना है तो पहले तो वर्कशॉप करना कि नहीं करना यहां से शुरुआत होती है, या तो पढ़ने के लिए पैसा खर्चा करना कि नहीं करना यहां से शुरुआत होती है। अरे वहां तो क्या 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 वर्कशॉप की फी है, इतनी फी काहे को लेते, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। फिर 2 दिन वहां जाके रहेंगे, मेरा स्टूडियो का बिजनेस जाएगा, मेरा पासपोर्ट का बिजनेस जाएगा। तो हम पढ़ने के लिए तैयारी नहीं होते, सबसे पहली बात। तो इस कंडीशन में आप सोचो कि मैंने 10 वर्कशॉप किया, 10 से 12 वर्कशॉप किया। पहला वर्कशॉप किया, मुझे अच्छा लगा। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मेरे साथ में जो फोटोग्राफर थे मेरे दोस्त, उनको मैं बोला कि चलो सेकंड वर्कशॉप है बाबूजी का, चलो अपन करते। सेकंड वर्कशॉप पहले तो कर लिया, अभी क्या करेंगे, वही तो बताने वाले हैं, वही बोर हो जाएगा, और वही वो सुनने के लिए डबल डबल जाने का। मैं दूसरा वर्कशॉप किया तो मुझे दूसरे वर्कशॉप में क्या फायदा हुआ, मैं बयान भी नहीं कर सकता दूसरे वर्कशॉप में जो फायदा हुआ। ओके, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जो दूसरे को आए उनको मैं तीसरे को आने को बोला, वो भी वही बोला, यार रिपीट करके क्या करना है, रिपीट में तो वही सिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं आज जो बोल रहा हूं, कल अगर आप ये वेबिनार रखेंगे तो मेरे नॉलेज में से और कुछ नहीं दूसरा निकलेगा, मेरे से और कोई अलग टिप्स आपको मिल सकते हैं। ये तो मैं रूटीन तो बोलने वाला हूँ, रूटीन तो बताते ही जाऊंगा, लेकिन जो वर्कशॉप में बाकी 10 लोग आते हैं वो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन नहीं रहते वो भी पूछते, और वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं है उसका आंसर मिलता है, तो मेरे नॉलेज में एक अलग से एडिंग होते जाता है, नॉलेज ऐड होते जाएगा। तो ऐसे करते करते 10 वर्कशॉप करना, तो 10 वर्कशॉप में तो आपको बताता हूं कि ये इसीलिए बता रहा हूं मैं कि सीखना कितना जरूरी है, सीखना जरूरी है क्या नहीं है फोटोग्राफी सीखना। या तो मैं किसी के यहाँ जा रहा हूँ, कैमरा ले लिया, मेरे को बहुत अच्छे फोटो निकालते आ रहे, कैमरा लेने के बाद में सब फोटो अच्छे ही आते, क्योंकि हम 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं कैमरे के ऊपर। कैमरे को प्रोग्राम मोड पे डाल दो, या तो अपर्चर प्रायोरिटी पे डाल दो, या तो स्पीड प्रायोरिटी पे डाल दो, कुछ भी करो, काम तो फोटो तो निकल ही रहे, वेडिंग का काम तो हो ही रहा है, सीखने की जरूरत नहीं है।
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीखना कितना जरूरी है। फिर सेकंड वर्कशॉप में मुझे अलग टिप मिले, थर्ड वर्कशॉप में अलग टिप्स मिले, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक गया तो बाद में मुझे बाबूजी ने उनके वर्कशॉप में मॉडल बैठाना चालू कर दिया। मैं पढ़ने जा रहा था, मैं मॉडल बन गया। जब मैं मॉडल बन गया तब मुझे ये सीखने को मिला कि हम जिसका फोटो निकालते रहते हैं वो जब हमने हमारे सामने बैठता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारा जो मॉडल रहता है वो हमारे सामने बैठता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है ये मुझे तब मालूम पड़ा जब मैं वहां मॉडल बना, मैं खुद मॉडल बन के बैठा, तब पता चला कि कितना कॉन्शियसनेस रहता है आदमी में, कितना कॉन्शियस होता है आदमी। एक बार खुद जाके बैठो, हम फोटोग्राफर है 10-10 20-20 साल से काम कर रहे हैं, खुद कैमरे के सामने जाओ कैसा लगता है, देखो कितना कॉन्शियस होते हैं। तो वहां मुझे सीखने को मिला कि सामने का मॉडल कॉन्शियस है कि नहीं है, कैसा पहचाने। कोई बताएगा, कोई सिखाएगा कि सामने का मॉडल कॉन्शियस है कि नहीं है, कैसा पहचाने, कहां सीखने को मिलेगा, कौन सी किताब में मिलेगा? नहीं मिलता, ये एक्सपीरियंस के सिवा नहीं मिलता। खुद बैठेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सामने का मॉडल कॉन्शियस है कि नहीं, कैसे पहचाने। तो ये चीज हम रिपीट करने से पता चलती है। रिपीट करने से नॉलेज क्या, मतलब एक वर्कशॉप करने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता, तो रिपीट कहां से कर। रिपीट करने का बहुत बड़ा डेयरिंग, मतलब डबल पैसा ट्रिपल पैसा खर्चा करो, जो बोलो। हाँ ठीक है, एक 4-5 वर्कशॉप होने के बाद जो मेंटर रहता है ना, वो भी बोलता भाई आप पैसा मत दो, आप ऐसे ही मुझे असिस्ट करने के लिए आ जाओ, मुझे असिस्ट करने के लिए आ जाओ, अभी पैसा मत दो, 4-5 बार दे दिया तुमने मेरे को। मेंटर ये भी बोल सकता आगे तुम्हारे को। मैंने भी ऐसा किया, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, मेरे वर्कशॉप करने में भी ऐसे स्टूडेंट है जो 5-5 6-6 बार उन्होंने अटेंड किया, नाम भी बता सकता हूँ। कि फिर मैंने उनको बोला भाई अभी पैसा मत दो, अरे इतना दे दिया बहुत हो गया, अभी आप ऐसे आया करो, ऐसे मुझे हेल्प करो, ऐसे असिस्ट करो। तो ऐसे और गुरु शिष्य ऐसे क्रिएट होते हैं, ऐसे बनते हैं। सही बात है, जब बोले हाँ सही बात है। अभय जी बराबर बोल रहा हूँ, सही जा रहा हूँ क्या गलत जा रहा हूँ? यस, नहीं एकदम सही बात है, बोला आपने, एकदम बढ़िया बात। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अगर सही जा रहा हूँ तो मेरे को आप टोकना, जरा मेरे को रोकते जाना। मेरा रस्सी आप लोगों के हाथ में है। आप लोग नहीं सर, बढ़िया कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा रोकते जाना, क्योंकि मैं बोला ना, मैं बोलूंगा दिल से बोलूंगा, तो मैं जब बोलता हूँ तो फिर मैं चले जाऊंगा, कहीं पे भी चले जाऊंगा, तो आपने मुझे रोकना भी है फिर ऐसा। तो ठीक है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, तो मैं इतना ही बताऊंगा कि सबसे पहले बात तो सीखना है, रिपीट करना है, नहीं करना है मत करो, कम से कम एक बार तो भी कोई अच्छे गुरु के पास जाके सीख के आ जाओ, तो अपने काम में सर इसीलिए तो सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि 24 to 28 जुलाई सर का वहां पर महोत्सव है, यानी वर्कशॉप है, तो वहां पर जाके एडमिशन जरूर लीजिए। ये तो उसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात किया ना। हाँ नहीं, वो तो थोड़ी कमर्शियल बात हो गई, तो नहीं कमर्शियल की बात नहीं है, लेकिन आप सिखाते ही उतना अच्छा है ना। हाँ तो मैं मतलब मेरा बोलने का पॉइंट है कि भाई देखो 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख जितना है हम कैमरा लेने में खर्चा कर देते हैं, वहां सोचते भी नहीं। वहां जाने के बाद में बैग को भी 10,000 रुपए दे देते, बैग लेने के लिए भी 10,000 इजीली दे देते, उसका फिल्टर लेने के लिए भी 2,000 अलग से दे देते। सामने यूवी फिल्टर, कैमरे के लेंस के सामने यूवी फिल्टर लगाने का, अच्छा लगाने का नहीं, मैंने 2 लाख का ले लिया, बोला अभी वो अच्छा दे दो जरा यूवी फिल्टर, वो अच्छा लगाएंगे 2,000 रुपए का, नहीं 2,500 का होगा, 3,000 का रहेगा तो भी चलेगा, वो दे दो। हाँ उसके लिए नहीं सोचेगा हम, लेकिन वो कैमरा कैसा चलाना है वो सीखने के लिए पैसा खर्चा करना कि नहीं करना है, यहाँ पर सोचना चालू हो जाता है। यस सर, यहाँ पर सोचना चालू हो जाता है। और तो बाउंस बैक ये है, अगर आप जो ये सेमिनार बाउंस बैक के लेके जा रहे हैं, तो बाउंस बैक ये है कि अच्छा सीखो, अच्छा काम दो, जितना अच्छा काम देंगे, कितना भी लॉकडाउन रहेगा, कस्टमर तुम्हारे घर तक आएगा। बिल्कुल सर, सही बात है। मैंने सबसे मतलब मैं शेयर करने वाली बात नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, मैंने लॉकडाउन में अपना स्टूडियो वाइंड अप कर दिया।
तो मेरे को उसका आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा स्टूडियो। मेरा खासियत ये था, दिल ये था कि मेरा स्टूडियो बहुत बड़ा रहे। तो वो मैंने कर दिखाया, कर लिया, 12 साल चलाया। 400 मतलब 600 स्क्वायर फीट का स्टूडियो 12 साल चला है। उसका आज के तारीख में 20,000 आउटस्टैंडिंग था। अगर मैं लॉकडाउन में उसको वाइंड अप नहीं करता तो आज मेरा लॉस ही लॉस था। मैं किस लिए लॉस करूं? अभी मैं नहीं रुकना था, मैं रुक गया, वाइंड अप कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे काम का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्योंकि जो लोग मेरे थे, जिनको पोर्ट्रेट चाहिए थे, उनको शूट करने के लिए मेरा एक बार ब्रांड हो गया तो मैं जहां बोलूंगा वहां आएगा। मैं उसको फोटो मेरे हाथ का चाहिए, मैं जहां बोलूंगा वहां आएगा। बाद में मैंने आउटडोर में शूट कर दिया। मैं स्टूडियो नहीं, मैंने एक हॉल रेंट में ले लिया, वहां जाके शूट कर दिया। किसी का फ्लैट ले लिया, वहां जाके शूट कर लिया। मुझे जरूरत नहीं रही स्टूडियो की। ये मेरा बाउंस बैक था। मैंने 20,000 रुपया महीना जो खर्चा था वो स्टॉप कर दिया, तो मेरा इनकम आ गया। तो 20,000 रुपया मैंने कमा लिया। जो मुझे जो खर्चा करना था वो मैंने कमा लिया। तो ये बाउंस बैक है, ये रियलिटी है। कोई ये नहीं बलून करके नहीं बता रहा हूँ, बड़ा बलून बना के मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले बोला ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे बड़ा बाउंस ये है आपके लाइफ में, आपके खर्चे कम करो। हमारे खर्चे कम करो। अगर जितना खर्चा कम कर सकते उतना लाइफ इजी होते जाएगा। बाद में मुझे पता चला कि मैं जो भाग रहा था, बहुत भाग रहा था, वो भाग रहा था किस लिए? तो रेंट देने के लिए। वो शॉप का रेंट देने के लिए भाग रहा था। उसके बाद में मुझे पता चला मुझे इतनी भागने की जरूरत नहीं, मेरे खुद की जरूरत बहुत कम है, मेरे फैमिली की जरूरत बहुत कम है। मैं घर से भी हो रहा है, मेरे चल रहा है। तो जिसका है अच्छा है, जिसका स्टूडियो है अच्छा है, चलाओ। जो भाड़ा दे सक रहा है वो दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे मुझे नहीं लगता, ऊपर वाले से प्रार्थना है, मुझे नहीं लगता कि मेरे ये वर्ड सही हो जाए। मुझे नहीं लगता 2, 4, 5, 6 महीने के बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा मार्केट में। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब निकल जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। 2, 4, 6 महीने ऐसा मेरे भगवान करे मेरे सब सही निकल जाए। और मार्केट इतना उठ के आएगा और इतना काम रहेगा मार्केट में कि जिसका कोई लिमिट नहीं। क्योंकि लोगों ने पैसा अभी खर्चा किया नहीं, साल 1.5 साल बहुत पैसा जमा करके पड़ा है और खर्चा करने को मिला नहीं लोगों को। कहाँ जाके खर्चा करे? तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या बोलते हैं, इवेंट लवर है, इवेंट लवर है। सबको ऐसा इवेंट होना है, बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, ऐसा शो करेंगे, वैसा शो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और पैसा खर्चा करेंगे। तो आगे जाके बहुत अच्छा मार्केट रहने वाला है। तो कोई डरो मत, खाली अभी के खर्चे कम करो। किसी ने अगर सुना होगा तो रतन जी टाटा ने भी बात किया था कि 2 साल खाली लाइफ को बचाओ, पैसा कमाने का छोड़ दो। 2 साल अपने लाइफ को बचाओ, पैसा बाद में कमाते रहेंगे, पैसा बाद में आते भी रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत सी बात। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सर, तो फिर मतलब क्या है, देखो आज का वेबिनार जो है, आपने ये बाउंस बैक तो मुझे बाद में पता चला कि आपने ये प्रसाद जी का मुझे फोन आया जब पता चला कि ये सब्जेक्ट ऐसा है करके। तो मैं तो लेकिन सर आप जो बोल रहे हैं वो भी बाउंस बैक ही है ना। हाँ, तो फिर ये सब मैं उसका पहले कोई तैयारी नहीं था मेरा, बाउंस बैक में क्या बोलना है। तो मैंने उनको बोला यार क्या संबंध है पोर्ट्रेट का और बाउंस बैक का, क्या संबंध है? ये मैंने उनको मुंह पे बोला तो उनको गुस्सा आ गया होगा शायद कि मतलब इसका कोई संबंध ही नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या बाउंस बैक इसमें। है ना? बिल्कुल तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज फिर बाउंस बैक बोलना ही है तो फिर रियलिटी बताओ ना क्या है। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्या है। तो यहाँ तक है, हम बहुत बहुत दूर चले गए अपने सब्जेक्ट से, अभी वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा जो बोला है वो सही लगे सबको तो अच्छा है, नहीं लगे तो उसको एक कान से सुनो, एक कान से छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। ओके। तो मैं जाऊंगा मेरे स्क्रीन पे अभी वापस। मैंने जो बोला, मैं कहाँ पर था पता नहीं अभी,
वापस ये सब इतना सेटिंग करो भगवान। ओके, स्क्रीन शेयर हो गया सर ना बराबर? स्क्रीन शेयर हो गया अभय जी? हाँ सर, हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। ओके, ये पहले ही चले जाता है कहाँ पर आ रहा है। मैं नहीं करना चाहता वो होता है, मतलब मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता हूँ, कोई पेज पहले आ रहा है। तो मैं यहाँ पर था, ये मेरे गुरुजी है जिनके मैंने 10 से 12 वर्कशॉप किए, तो मुझे बहुत 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 सीखने को मिला, बहुत बहुत बारीकाई पोर्ट्रेट की सीखने को मिली। तब जाके मुझे आज आप लोग पहचान रहे कि मैं एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हूँ करके। और उसके ऊपर काम करना, सीखने के बाद में भी प्रैक्टिस जरूरी है। उन्होंने जो सिखाया उसके ऊपर काम करना वो भी बहुत जरूरी है। तो इनसे भी फिर इनको भी मैं एक बार नमन करके मैं आगे बढ़ता हूँ। इनका जो वर्कशॉप था, आपको झूठ लगेगा, ये वर्कशॉप पूरा डे लाइट में रहता था। तो इनका जो डे लाइट का वर्कशॉप का सेटअप था वो ऐसा था कि एक डे लाइट का डिफ्यूजर था, एक बैकड्रॉप स्टैंड था और एक चेयर मतलब स्टूल था। वो स्टूल खाली घूमने वाला था। तो ये वर्कशॉप का सेटअप, इतना ही सेटअप। और इसमें ये सारी चीजें वो टाइम पे इन्होंने अपने हाथों से डिजाइन देकर फैब्रिक कटर से बना के ली थी। आज के तारीख में हमें बैकड्रॉप का स्टैंड रेडीमेड मिलता है मार्केट में, तो लेकिन वो टाइम पे नहीं मिलता था। तो ये सिंपल सा सेटअप है, इससे पूरा लाइट कंट्रोल करना और उससे पोर्ट्रेट बनाना। अब डे लाइट को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता आप सब समझ सकते हैं, लेकिन वो सब करके मैंने सीखा है। तो मेरे जो लाइट अपने हाथ में नहीं उसको कंट्रोल करना, तो फिर हमारे स्टूडियो के लाइट हमारे हाथ में थे, तो फिर उसको तो कंट्रोल करना बहुत इजी बात है। तो ये तब होता है कि जब आप लाइट के बारे में पूरा नॉलेज ले लें, लाइट कैसे रीड होता है, लाइट कैसे समझे जाता है, ये अगर पूरा नॉलेज हमें रहता है तो फिर हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डे लाइट में कंट्रोल करने सीखने के बाद में अपने हाथ वाले जो आर्टिफिशियल लाइट है तो उसको तो कंट्रोल कर ही सकते थे। उनके वर्कशॉप में बहुत से बार मैं बताया कि मैं 4-5 वर्कशॉप होने के बाद मैं खुद मॉडल करके बैठा हूँ। तो मॉडल करके बैठने के बाद मुझे जो सीखने को मिला कि मॉडल कॉन्शियस कैसा होता है, मॉडल में स्माइलिंग क्यों नहीं आता, मॉडल हंसता क्यों नहीं, मॉडल को हंसने को बोला तो खाली मुंह खुला करता है, हंसता ही नहीं, खाली मुंह खुला करता है। तो ये सब चीजें वहां सीखने को मिली जब मैं मॉडल करके बैठा। ये मेरा छोटा सा बायोडाटा है, इतना पढ़ के दिखाना मुझे जरूर नहीं लगता। जो भी है जिसको भी लगता है तो फिर मुझे पूछ लेना क्या है, तो उसमें इतना बारीक बारीक क्या लिखा था, तो जिसको लगता है वो पूछ के मुझे मैं बता दूंगा। उसके बाद में वर्कशॉप आता है। मैं पहला जो स्लाइड, मेरा पहला स्लाइड था उसमें मैंने बताया कि मैं वेबिनार और प्रेजेंटेशन वो सब व्यक्ति रेखा नाम से करता हूँ, और मैं वर्कशॉप करता हूँ प्ले ऑफ लाइट के नाम से। अब प्ले ऑफ लाइट बोले तो लाइट का खेल, गेम ऑफ लाइट। अब प्ले ऑफ लाइट ये भी वर्ड मैं अपने गुरु से लिया था। मेरे गुरु को जो केजी माहेश्वरी है उनको पूछा था एक जर्नलिस्ट ने कि अच्छे फोटोग्राफ में क्या देखना चाहिए, तो उन्होंने खाली एक ही वर्ड में बोला, अच्छे फोटोग्राफ में प्ले ऑफ लाइट देखना चाहिए। मतलब आपके फोटो में लाइट और शैडो का गेम दिखना चाहिए, लाइट और शैडो का खेल दिखना चाहिए। जो अभय जी का अकेडमी है लाइट एंड शैडो, तो लाइट एंड शैडो का आपको गेम दिखना चाहिए, उसका खेल दिखना चाहिए। इसलिए मेरे वर्कशॉप का नाम है, मैं लाइट एंड शैडो का गेम ही सिखाता हूँ। तो मेरे वर्कशॉप का नाम है प्ले ऑफ लाइट वर्कशॉप। अब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, पोर्ट्रेट पे। ओके, तो पोर्ट्रेट क्या है, पोर्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है? ये पोर्ट्रेट की डेफिनेशन नेट पे सबको पढ़ने को मिलेगी। अगर आप डाल देंगे पोर्ट्रेट, डेफिनेशन ऑफ पोर्ट्रेट इंटरनेट पे, अब ये मैं बोलने के बाद आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, नहीं तो इसके पहले हमें डेफिनेशन ढूंढना है, यही पता नहीं तो हम ढूंढेंगे क्या। तो आज से आगे अगर किसी को ज्यादा डीप में जाना है तो पोर्ट्रेट का डेफिनेशन नेट पर है, आप वहां से ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ थोड़ा बता देता हूँ डेफिनेशन के बारे में क्या है। तो पोर्ट्रेट का डेफिनेशन मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। A portrait is a painting, photograph, sculpture or other
आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, कोई भी आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो आदमी का, अ पर्सन, इन विच द फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट, चेहरा और उसके एक्सप्रेशन प्रीडोमिनेंट होना चाहिए। द इंटेंट इज टू डिस्प्ले द लाइकनेस, पर्सनालिटी एंड इवन मूड ऑफ द पर्सन। मतलब इसका क्या है ना, इतना सब है, इतने से डेफिनेशन है, लेकिन इसमें सारा खेल बैठा है। पोर्ट्रेट का पूरा खेल वो ऐसे दिमाग से वो डेफिनेशन को हम समझेंगे तो फिर हमें पोर्ट्रेट बनाने में इजी जाएगा। मैं पोर्ट्रेट बनाना बोल रहा हूँ, पोर्ट्रेट निकालना नहीं बोल रहा हूँ। फोटो निकालना फोटोग्राफर का काम है और पोर्ट्रेट बनाना आर्टिस्ट का काम है। आप आर्टिस्ट फोटोग्राफर बनना है तो पोर्ट्रेट बनाना है, फोटोग्राफ बनाना है, पिक्चर बनाना है। मुझे अभय जी का पोर्ट्रेट बनाना है, मुझे अभय जी का पिक्चर बनाना है, मुझे अभय जी का फोटो निकालना है, वो पासपोर्ट हो गया, उसके खाली 50 रुपए मिलेंगे। तो मुझे अगर अभय जी का पोर्ट्रेट बनाना है, मैं उनसे 5,000 से 10,000 तक खींच सकता हूँ। ये मेरा स्किल है। बिल्कुल सही है। ये फोटोग्राफर का स्किल है। तो पोर्ट्रेट बनाना है हमें। तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, कोई भी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन हो, कोई भी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन पर्सन, मतलब कोई भी आदमी का आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन क्या रहता है, एक तो स्कल्पचर बनाओ, एक तो उसकी पेंटिंग बनाओ, या तो उसका फोटोग्राफ बनाओ। तो ये हो गया आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। अब ये बनाते टाइम प्रीडोमिनेंट क्या होना चाहिए, फेस और एक्सप्रेशन। सबसे पहले बताया गया है कि फेस और एक्सप्रेशन आपको सबसे पहले आना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये चीजें बाद में आती है। पहले क्या आता है, मेरा फोटो ना वो वाटरफॉल के पीछे होना, वाटरफॉल के सामने फोटो निकालो, या तो फिर वो ये हिल है, ये ताजमहल के सामने फोटो निकालो। तो फोटो ताजमहल का होना या तुम्हारा होना, वाटरफॉल का फोटो चाहिए या आपका चाहिए? वाटरफॉल का फोटो निकलेगा, ताजमहल का निकलता, पोर्ट्रेट कहां से बनेगा? तो हमारा जो क्रम है वो उल्टा होता। हम पहले बैकड्रॉप पे ख्याल देते, क्योंकि कस्टमर ने हमें बताया कि हमें ताजमहल के सामने फोटो चाहिए, या तो ऐसे बैकड्रॉप से चाहिए कि जिसमें फ्लावर हो, वाटरफॉल हो, ऐसा एक बैकड्रॉप फिर पेंट करा जाए, फिर ऐसा बैकड्रॉप हमारे स्टूडियो में लगाया जाए और फिर उसके सामने हम खड़े रह के फोटो। हमारे स्टूडियो में बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, इसलिए कस्टमर आएगा। 2-4 टाइप के अलग अलग बैकड्रॉप बनाएंगे तो हमारे पास कस्टमर आएगा। तो फिर हम बैकड्रॉप के फोटो निकालना है क्या कस्टमर के निकालना है? तो पहला ख्याल दिया जाता है बैकड्रॉप के ऊपर। सेकेंडरी होता है, कस्टमर हमारे पास आता है और बोलता है मैंने आज तो पैठनी साड़ी पहना है ग्रीन कलर का, तो उसमें जरा अच्छा फोटो आना चाहिए। तो साड़ी का फोटो निकालना है या आपका निकालना है? सेकंड हो गया, मैंने आज जोधपुरी पहना है, बहुत अच्छा जैकेट पहना है और बहुत अच्छा जोधपुरी नया लिया है, पहना है, मेरा अच्छा फोटो निकालो। फोटो आपका निकालना है या जोधपुरी का निकालना है? आपकी जैकेट का निकालना है। और ये कलर रेड कलर पहना है, येलो कलर पहना है, इसका आना चाहिए। कि ये ऐसा कस्टमर ही हमारे को सिखाते जा रहा है, हम वैसा करते जा रहे हैं। फिर इसमें क्या हो रहा है कि बैकड्रॉप के ऊपर पहला फोकस, सेकंड मेरे कपड़ों का, थर्ड फिर मेरा चेहरा कैसा आता है, ऐसा आता है, चलता है। फोर्थ फिर थोड़ा सा मेरा चेहरा थोड़ा सा है तो उसको फिर चिकना करके बना के दे लूंगा ऐसा। तो यह हमारा रूटीन क्रम है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते नहीं समझ आ रहा, रूटीन जो क्रम ऐसा है। लेकिन पोर्ट्रेट में क्या बोला है डेफिनेशन में, सबसे प्रीडोमिनेंट फेस और उसके एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो एक्सप्रेशन कहां से आते हैं? अभी वर्कशॉप रहता तो मैं पूछ लेता था सबको कि एक्सप्रेशन कहां से आते हैं। एक्सप्रेशन आते हैं आंखों से। yes, आपके आंखों में सब समझ में जाता है कि एक्सप्रेशन कहां से आ रहे हैं, तो आंखों से आ रहे हैं। आपके मुंह पर एक्सप्रेशन नहीं दिखते है। आपको हंसने को बोला, ऐसा कर दिया तो आपका हंसी नहीं है। आपको हंसने को बोला ना, आपके आंखों में हंसी आ गई तो आप हंस गए। तो एक्सप्रेशन आंखों से आता है। तो हमारा जो क्रम है
सबसे फोकस पहला रहता है वो आंखों पर रहता है, सेकंड फिर मेरे फेस पर रहता है, एक्सप्रेशन फेस प्रीडोमिनेंट, थर्ड फिर कपड़े आते हैं, वो कपड़े मेरे इसमें कैसे दिखते हैं मेरे पोर्ट्रेट में मैं नहीं समझता, कस्टमर तो पूछता ही नहीं कि मेरे कपड़े आए क्यों नहीं, ऐसा कभी पूछता नहीं, क्योंकि उसका फेस ही अच्छा मिलता है ना। मेरे को आज तक कोई कस्टमर ने बोला नहीं कि मेरे कपड़े नहीं आए उसमें अच्छे, तो उसका क्योंकि वो उसका फेस ही देख रहा है अच्छा। तो सेकंड फेस होता है, थर्ड हम कपड़े पे जाते हैं, और फोर्थ हम जाते हैं बैकड्रॉप पे। उल्टा क्रम है हमारा, मतलब डेफिनेशन में जो होता है वो उल्टा क्रम है, वो जो मैं फॉलो कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि पहले जो मैंने बताया बैकड्रॉप, कपड़े, फिर फेस, फिर आंखें, उसमें कैसा रहेगा, और फिर मैं जो बता रहा हूं उल्टा, उसमें कैसा रहेगा। सब लोग जितने व्यूअर है ये दोनों चीजों को एक्सपेरिमेंट करो अपने स्टूडियो में, घर में फोटो निकालो ऐसे ही, और फिर अपने आप ही देखो, अपने आप ही सोचो कौन सा अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो कस्टमर को दो, और कस्टमर को जो अच्छा है लगता है वो कस्टमर को दो। नहीं तो उल्टा ना हो जाए कि जैसे देशमुख सर ने पढ़ाया और वो फोटो तो कस्टमर ले ही नहीं रहा, सब गाली देना चालू कर देंगे, ऐसा भी ना हो जाए। सर ऐसा नहीं होगा। क्या सही जा रहा है ना सर? अवय सर नॉलेज थोड़ा सही लग रहा एकदम है बढ़िया आपको? सर, जबरदस्त जबरदस्त सर। तो ये चीज है, देखो फोटोग्राफी में मैं अभी नहीं समझता कि फोटोग्राफर को एपर्चर और वो शटर स्पीड और वो आईएसओ वो सब सीखने की जरूरत है, वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो सब सीखने की जरूरत है। सीखना ये है कि क्या होना फोटोग्राफी में, क्या आना चाहिए हमारे पोर्ट्रेट में। तो ये सब चीजें हैं। ये डेफिनेशन चल रही थी हमारी, डेफिनेशन की पहली लाइन में इतना बोल दिया मैंने। अब उसके आगे की जो लाइन है तो उसके आगे की जो लाइन है उसमें लिखा है कि इन फील्ड आपको लाइकनेस और क्या था मैं भूल गया, डेफिनेशन वापस जाना पड़ेगा। ठीक है मैं बोलता हूँ, उसमें एक तो लाइकनेस आना चाहिए, हाँ पर्सनालिटी, लाइकनेस, पर्सनालिटी, उसके बाद में मूड, ये सारी चीजें भी हमारे पोर्ट्रेट में आना चाहिए। तो वो स्कल्पचर आर्टिस्ट बड़े नाम वाला रहता है। आज राम सुतार साहब ने वल्लभ भाई पटेल का पुतला इतना बड़ा बनाया, वो आर्टिस्ट को क्यों काम मिला, उनको ही क्यों काम मिला, मोदी जी ने उनको ही काम क्यों दिया। राम सुतार साहब के साथ में भी मेरे फोटोज है, उनके साथ में उन्हें अवार्ड लिया हुआ, प्राइज लिया है जलगांव में एक टेबल टॉप फोटोग्राफ के लिए, उनके साथ में मेरे कुछ यादें है। तो उनके पास वो आर्ट है कि वो उसमें डाल सकते जान, वो पुतले में करके उनके पास काम गया। तो हमारे काम में भी वो जान आना चाहिए। काम में दम आएगा ना तो दाम भी बराबर आएगा। काम में दम आ गया कि दाम बराबर आ जाता है। आप सोचो कि वो पुतले का बनावट, मैन्युफैक्चरिंग और राम सुधार जी को क्या पेमेंट गया होगा, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनके आर्ट के पैसे है, उनके आर्ट के पैसे है। और उन्होंने ज्यादा लिया कम लिया बात तो दूर की है, जितने भी लिया होंगे वो कम ही है, क्योंकि उनकी आर्ट है। तो उसमें हमें लाइकनेस आना चाहिए। लाइकनेस क्या है कि ओरिजिनलिटी, हमारे कैरेक्टर में ओरिजिनलिटी, मेरे फेस की ओरिजिनलिटी हमारे पिक्चर में आना चाहिए, उसको लाइकनेस बोलते हैं। लाइकनेस चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझो कि हमने वो, किसी का तो भी माइक चालू है, आवाज आ रहा है। नहीं तो क्या होता है कि वो नीट इमेज में डाल के उसको एकदम स्मूथ कर दिया तो उसका फेस ही बदल जाता है, उसका लाइकनेस ही चला जाता है। वो लाइकनेस नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में पर्सनालिटी, उसके एज एक्चुअल जैसी पर्सनालिटी है वैसी पर्सनालिटी आना चाहिए, पर्सनालिटी वैसी की वैसी मिलना चाहिए। नहीं तो जो पतला है उसको बारीक कर दिया, जो बारीक है उसको जाड़ा कर दिया, या तो फिर जो जिसका हाइट कम है उसको लंबा कर दिया, जो लंबा है उसको टिंगू कर दिया। ऐसा कर दिया तो बहुत से 99% लोग बोलते हैं कस्टमर आके मेरा फोटो ही अच्छा आता नहीं,
हर स्टूडियो में ऐसी बात सुनने को मिलती है, जो कस्टमर आके बोलता है कि यार इतने स्टूडियो में फोटो निकाला, मेरा फोटो ही अच्छा आता नहीं। अब उसका है वैसा निकाला ही नहीं तो ऐसा अच्छा कहां से आएगा? वो जैसा है वैसा निकाला ही नहीं उसका फोटो, तो अच्छा कहां से आएगा? तो ये बातें हैं कि वो उनको वैसा फोटो मिलता नहीं। तो जैसा है वैसा उसकी पर्सनालिटी आना चाहिए, फिर उसका मूड आना चाहिए मस्त, उसका मूड भी अच्छा आना चाहिए। तो वो सब आने के बाद में यहाँ तक जाके ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती। अब आप बताओ कि नेट पर ये डेफिनेशन पढ़ के इतना सब सुनने को मिलता है क्या? इतना सब समझने को मिलता है क्या? नहीं सर, नहीं। वो डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? अभी मैं वापस शेयर पे जा रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे। तो ये थी डेफिनेशन। अ पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर और other artistic representation of the person in which the face and its expression is predominant. The intent is to display the likeness, personality and even the mood of the person. ये सब चीजें हमारे पोर्ट्रेट में आना चाहिए, हमारे फोटोग्राफ में आना चाहिए, तो हमारा काम जाके कहीं ऊपर के लेवल में पहुंच जाएगा। अभी एक नाम है यूसुफ कार्शनाम, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। उनका क्या बोलना है हम पहले देख लेते, पहले पढ़ लेते। विद इन एवरी मैन एंड वुमन अ सीक्रेट इज हिडन एंड एज अ फोटोग्राफर इट इज माई टास्क टू रिवील इट इफ आई कैन। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? ओके, विद इन एवरी मैन एंड वुमन अ सीक्रेट इज हिडन and as a photographer it is my task to reveal it if I can. ओके, मेरा कैमरा, हाँ किसी का तो बंद हो गया, अभय जी आ गए। तो ये जो यूसुफ कार्श एक नाम मैंने आपको बताया, यूसुफ कार्श नाम जो है बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड के पहले 10 पोर्ट्रेट फोटोग्राफर में से एक नाम है। आप इनके बारे में नेट पर और भी जानकारी ले सकते हैं। तो इन्होंने मैक्सिमम देशों के, राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के पोर्ट्रेट बनाए, मतलब नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, चर्चिल, मोस्टली इनके पोर्ट्रेट बनाए। अभी ये इनका पोर्ट्रेट जिनका बनाने का रहता था, उनके यहाँ जाके 1 महीना रह जाते थे। आप सोचिए अभी कि नेहरू जी का पोर्ट्रेट बनाने का, नेहरू जी के घर में 1 महीना, खाना पीना सब उधर। तो ये क्यों करते थे ऐसा? पहले तो उनका जो कोट है उसके बारे में बात करता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है कि एवरी पर्सन, एवरी वुमन एंड मैन सीक्रेट हिडन है। उनके इसमें एक सीक्रेट हिडन है, हर आदमी में और औरत में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, और वो सीक्रेट निकालने का टास्क जो है वो फोटोग्राफर का है। इफ, बाद में उन्होंने ये भी लिखा है इफ यू कैन, इफ आई कैन। क्यों लिखा है? कि मेरे में ताकत होंगी तो निकालूंगा ना बाहर, मेरे में वो हिडन निकालने की ताकत होंगी तो मैं निकालूंगा। तो इसलिए वो फोटोग्राफर कितना प्रॉपर चाहिए। तो उनका बोलना है कि हर आदमी में और एक औरत में एक सीक्रेट छुपा हुआ रहता है, मतलब एक एक्सप्रेशन, एक कैरेक्टर छुपा है। वो कैरेक्टर, वो एक्सप्रेशन आपको बाहर निकालना है, रिवील करना है, तो आपने फोटो में मजा आएगा। तो ये उनका बोलना था। फिर वो क्या करते थे, जो मैंने बताया कि वो जिसका पोर्ट्रेट बनाने का, उनके यहाँ जाके 1 महीना भर रहते थे। किस लिए? तो वही सीक्रेट बाहर निकालने के लिए। वो सीक्रेट बाहर निकालना मतलब क्या है कि वो जो कैरेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मॉडल है हमारा, उसकी स्टडी करना। ये कैसा चलता है, ये कैसा बोलता है, ये कैसा हंसता है। अभी प्रसाद जी ने फोन पर मेरी बातें सुन ली, तो उन्होंने मेरी इमेज उनके दिमाग में एक बन गई थी कि ये आदमी साला ऐसा है। है ना? फोन पे मेरी बातें सुनने के बाद में
उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है, ऐसा है। अगर उनको बोलो फोटो निकालो, वैसा ही निकाल कर रख देंगे, खुड़ूस है ये बात में ऐसा। ओके, तो उसके लिए ये प्रसाद जी मेरे यहाँ आके 8 दिन रहेंगे तो मेरा स्वभाव जानेंगे, तो मुझे जानेंगे पूरा। महीना भर रहेंगे तो मुझे जानेंगे, बराबर है ना। तो फिर यूसुफ कार साहब ये करते थे, एक महीना भर गांधी जी के यहाँ जाके रहना, नेहरू जी के यहाँ जाके रहने का। उनका ये चलते कैसे, ये बोलते कैसे, ये हंसते कैसे, ये हंसे हुए अच्छे दिखते हैं कि ये एटीट्यूड में अच्छे दिखते हैं, ये गुस्से में अच्छे दिखते हैं। ये स्टडी करना, उनके साथ बातें करना, हंसी मजाक करना, चाय पीना, कॉफी पीना, ट्यून अप होना, इसको बोलते हैं ट्यून अप होना, कस्टमर के साथ में ट्यून अप होना। तो ये करते थे, बाद में पोर्ट्रेट बनाते थे। चर्चिल जी का पोर्ट्रेट उनके हाथ का फेमस जो है, वो एकदम गुस्सेल है, ऐसा पाइप हाथ में लिए, अगर किसी ने देखा होगा तो एकदम गुस्सेल है। वो कैसा निकाला, वो उसका भी किस्सा है, वो सुनेंगे उसको और बहुत टाइम लगेगा कि उन्होंने उनको ना पसंद होने वाली चीज बोल के गुस्सा दिला दिया, और गुस्सा दिला के फिर फोटो निकाल लिया। ऐसा भी काम करना पड़ा है फोटोग्राफर। तो वो फोटो फेमस हुआ, कब हुआ कि उनका एक्चुअल कैरेक्टर आ गया उसमें, उनका जो एक्चुअल मैं हूं, बस मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा आ गया है मेरे फोटो में, तो मेरा कैरेक्टर आ गया, तो वो फोटो वर्ल्ड फेमस हो गया। तो इसके लिए यूसुफ कार साहब 1 महीना मॉडल के घर पे रह के उनका स्टडी करते थे, उसके साथ ट्यून अप होते थे। हमारे पास कस्टमर आ गया कि हम जाके दीवार के पास खड़ा रह जाएगा, हम क्लिक मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्माइल बोलेंगे, वो कैसा हंसता उसके तरफ ख्याल नहीं देंगे और उसका फोटो दे देंगे हाथ में। इसलिए कस्टमर बोलता मेरा फोटो अच्छा नहीं आता, इसलिए कस्टमर बोलता मेरा फोटो अच्छा नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग ने, मैंने फिर जब ये पढ़ा, जब मुझे ये नॉलेज आया, तो फिर मैंने कस्टमर को डायरेक्ट जो मेरे स्टूडियो में फोटो के लिए आया, मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे, कस्टमर आया हो आपको उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, वापस भेज दे रहे। मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया, इसका मतलब ये कि मैंने उसको बताया कि देखो ये पान के जैसी दुकान नहीं है कि चलते चलते आ गए पान खा लिया। आपको आपका पोर्ट्रेट बनाना है तो थोड़ा सीरियसली पोर्ट्रेट बनाने के लिए आओ मेरे पास। फिर मैं थोड़े से गाइडलाइन दूंगा, ऐसे कपड़े पहनो, थोड़े आपके फेस के लिए ये अच्छा दिखता है, वो ऐसा करना है, ये करना है, मैडम को ऐसे कपड़े पहनाओ, बच्चों को ऐसे पहनाओ। फिर आप सीरियसली 1-1.5 घंटा एक फोटो को मेरे पास लगेगा, 1-1.5 घंटा मेरे यहाँ फोटो को लगेगा, उसके लिए आप टाइम दे के आ जाओ। आज मेरे बिल्डिंग में ऊपर कहीं तो भी काम चालू है, तो ये थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब करेगा आपको, तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आपको सुनना ही पड़ेगा वो आवाज भी। अभी तक कोई बंद दिक्कत था, नहीं, लेकिन अभी हाँ नहीं सर, कोई सुन लेंगे। दिक्कत नहीं। हाँ, वो मतलब मेरा माइक मेरे पास में है, फिर भी वो थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब करेगा। 1 सेकंड में थोड़ा सा माइक थोड़ा पास में लगा लेता हूँ तो वो आवाज कम आएगा। तो आपको क्या करना है कि उसको स्टडी करना है, वो कैरेक्टर को। हम उसको फिर थोड़ा फोटो के बारे में सीरियस करते थे, नहीं तो फिर आ गए जैसे आ गए वैसे आ गए, जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने, जो है वो है, इसमें हमारा फोटो निकालो, तो वो ठीक नहीं है। और फिर उसके वजह से उतना अच्छा फोटोग्राफ वो क्वालिटी हम उनको नहीं दे सकते। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। यूसुफ कार साहब को हमने देख लिया, थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में आप मुझे बताना मेरे पास कितना टाइम है, तो मैं फिर आगे मैं उतना फास्ट चले जाऊंगा। सर अभी और 20 मिनट हम डिस्कस करेंगे, अच्छा और उसके बाद एक 15 मिनट तक हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। अच्छा, मेरे लिए 20 मिनट मेरे पास है ना, बराबर है। यस सर, यस सर। सर आपको जितना टाइम चाहिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो वीडियो देखेगा नहीं कोई यूट्यूब पे हमारा। तो यूसुफ का साथ के बाद में मेरा स्लाइड शो हो गया सबको।
यस स्लाइड दिख शो रहा हो है। गया? यस यस यस, ओके। तो फिर उसके बाद में फिर पोर्ट्रेट के बारे में मेरा खुद का क्या कहना है, मैंने थोड़ा बाकी का बताया, डेफिनेशन बताया, और फिर मैंने क्या सोचा पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट अबाउट पोर्ट्रेट मी, every person does have his own line of identity. I try to expose it. हर आदमी की एक लाइन ऑफ, मैंने शुरू में बताया था कि हर आदमी की एक लाइन ऑफ आइडेंटिटी है, और वो लाइन ऑफ आइडेंटिटी मुझे एक्सपोज करना है। एवरी पर्सन रियली अ ग्रेट आर्ट वर्क ऑफ गॉड, आई ट्राई टू कैच इट। भगवान ने बनाया हर आदमी सुंदर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो यार ये आदमी अच्छा नहीं है, इसका फोटो अच्छा नहीं आएगा। हाँ, हम लोग शादी में जाते पहले देखते दूल्हा दुल्हन कैसे है, और स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है तो फोटोग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है तो फोटोग्राफी अच्छा नहीं होएगा। ऐसा नहीं है, फोटोग्राफी अच्छा करना हमारा काम है। तो भगवान ने बनाया हर आदमी सुंदर है, ब्यूटीफुल है और स्मार्ट है, उसको हमने बनाना है। जैसा कि एवरी पर्सन स्मार्ट, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, आई ट्राई टू शो इट। जो है स्मार्ट उसको तो हम ऐसे ही शो कर सकते हैं, जो नहीं है उसको अच्छा बनाना है। एवरी पर्सन इज हैविंग हिज ओन एक्सक्लूसिव एंगल। हर आदमी का एक एंगल होता है, वो एंगल मुझे ढूंढना पड़ता है। हर आदमी का अपना एक अलग एंगल होता है, और वो एंगल हमें ढूंढना पड़ता है। आप कोई भी आदमी को देखो, कोई भी आदमी को, उसको चेयर पे बैठाओ और राउंड घुमाओ तो वो एक एंगल से आपको स्मार्ट दिखेगा, और वो एंगल आपको पकड़ना है। वो एंगल पकड़ के फिर उसके फोटोग्राफी करो तो उसके फोटोग्राफ्स ऐसे अच्छे ही बनेंगे। तो एंगल फाइंड करना है। उसके बाद में है वापस वो जूम का आदत पड़ गया, इसलिए बार बार स्क्रीन शेयर उधर फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे फोटोग्राफ में आना चाहिए। मेरा फोटोग्राफ पोर्ट्रेट के बारे में ये सोचना है, तो मैं ये सारी बातें सोचकर आगे जाता हूँ। हाँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे पास, मैं तो धीरे धीरे सब पढ़ देता हूँ, बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर दूंगा कि ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छी होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या जरूरी है। सब सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है उसमें आइडियल स्टूडियो साइज, स्टूडियो इनर वॉल कलर, लेंस फॉर पोर्ट्रेट, आई लेवल, आई पोजिशन ऑफ मॉडल, कैच लाइट, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंपोजिशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे हम देख लेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई स्टूडियो का साइज क्या होना चाहिए, आइडियल स्टूडियो का साइज क्या होना चाहिए। तो कम से कम 15 फीट बाय 30 फीट का हॉल हमें होना चाहिए, इससे बड़ा जितना रहेगा उतना अच्छा है। कम से कम 15 बाय 30 का, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो बहुत 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 टाइम हो जाएगा। क्यों चाहिए 15-30 का, इसका भी मेरे पास आंसर होना चाहिए। जो आदमी, जो मेंटर, जो भी है, आप जिसके पास सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे, वो अगर कोई चीज आपको बता रहा है कि ये ऐसा चाहिए, तो उसको पूछना चाहिए ये क्यों चाहिए। ये मेरा फंडा है। मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूं, मैं अपने सिखाऊंगा कि आपको ये चाहिए, तो आपने पूछना चाहिए क्यों चाहिए, और वो क्यों चाहिए का आंसर मुझे देते आना चाहिए। तो उसमें वो बात बताने में दम है। तो खाली बात बताते जाओ, बात बताते जाएंगे तो मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप अच्छा होने के लिए, बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा इतना टाइम में, बहुत ये एक ही पॉइंट मेरा आधा घंटा खा जाएगा। एक तो क्या है कि 30 फुट का डेप्थ इसलिए चाहिए कि ऑब्जेक्ट और बैकड्रॉप में एक 5-6 फीट का डिफरेंस चाहिए। बैकड्रॉप और ऑब्जेक्ट में उतना डिफरेंस चाहिए, तो हमारा बैकड्रॉप सेपरेशन हो जाएगा। उसके बाद में उसका आइडियल लेंस, उसमें जो सब पॉइंट है सारे पॉइंट मैं एक साथ कवर कर दूंगा। उसमें जो लेंस लिखा है, आइडियल लेंस क्या होना है, अगर 6-7 फीट के बाद में जो ऑब्जेक्ट बैठाया तो उसके लिए उसका आइडियल लेंस होता है 70 to 100 mm, और 70 to 100 mm से निकालने जाएंगे तो हमें पास इधर पीछे कितना जगह चाहिए, तो इसलिए कम से कम 30 फीट की जगह हमें चाहिए। और 15 फीट का विड्थ इसलिए चाहिए कि
ऑब्जेक्ट बैठने के बाद में ऑब्जेक्ट की ये साइड से और ये साइड से भी लाइट करते आना चाहिए। मतलब 15 फीट में से 2 फीट चेयर के निकल गए तो हमारे पास 13 फीट जगह बचती। 13 फीट में से 6.5 फीट इधर का और 6.5 फीट इधर का, तो 6.5 फीट तो जगह चाहिए ना ये लाइट घुमाने के लिए। यहाँ तक मुझे 90 डिग्री से लाइट देना है या तो ये 90 डिग्री से देना है, तो उसके लिए तो उतना तो जगह चाहिए, नहीं तो एकदम पास से देखो तो बर्न हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए, तो ये लाइट साइड से देना पड़ता है, ये भी तो पता रहना चाहिए ना। नहीं तो हम 90% देखते हैं सारे स्टूडियो में लाइट ऐसे ही लगे रहते हैं स्पीकर के जैसे, सामने से दोनों लाइट लगे रहते। तो लाइट फिर ऐसा सामने से 2 लाइट लगाए तो फिर मेरे को 8 फीट के भी जगह बहुत हो जाएगा, क्योंकि मुझे साइड से लाइटिंग नहीं करना है। अगर लाइटिंग करना है तो फिर साइड से भी करना पड़ेगा, इधर से भी करना पड़ेगा, लाइटिंग देना है हमारे को। तो ये सारी चीजें डिस्टॉर्शन निकलना चाहिए। अगर कम जगह रहती है, डेप्थ कम है, तो फिर हम वाइड एंगल से काम करेंगे। वाइड एंगल से काम करेंगे तो डिस्टॉर्शन आएगा, मतलब नीचे बैठ के निकालेंगे तो खड़ा लंबा फोटो हो जाएगा। अगर वो हाइट है और ऊपर से निकालेगा तो उसका टिंकू आ जाएगा, हाइट कम हो जाएगा। ये लेंस डिस्टॉर्शन हो जाता है वाइड एंगल का, ये नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारे पास जगह चाहिए। अगर किसी ने आई लेवल सही भी, उसमें आई लेवल भी पॉइंट था, अगर किसी ने आई लेवल सीएड भी कर लिया, किसी ने नीचे से नहीं निकाल लिया, ऊपर से नहीं निकाल लिया, थोड़ा नॉलेज है, आई लेवल सेंटर में होना, तो सेंटर से निकाला और वाइड एंगल यूज कर रहा है, उसका भी फोटो ऐसा आ जाता है, मतलब पेड़ बाहर आ जाता है, पाव पीछे चले जाता है, सर भी पीछे जाता है, पेड़ बाहर, क्योंकि वाइड एंगल यूज कर रहे। कम जगह में स्टूडियो बना रहे, काउंटर के लिए बहुत बड़ी जगह छोड़ दिया, अंदर शूट के लिए जगह कम है, छोटी कर दिया, तो वाइड एंगल से काम करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आते जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत टाइम खाएगा और भी बहुत टाइम जाएगा, फिर आगे का काम हमारा बचेगा। तो आगे जाता हूं थोड़ा सा। तो यार ये सारी चीजें हमारे पास है। कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए। अभी कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन पे बोलने को जाओ ना तो आधी घंटा कंपोजिशन पे बोल सकता हूँ, क्योंकि हम जो कंपोजिशन करते हैं ऊपर ब्रीदिंग पेस कम रखते हैं और नीचे पेट वाला पार्ट ज्यादा आ जाता है, तो वो भी फोटो अच्छा नहीं लगता। तो कंपोजिशन भी बहुत से पॉइंट है, रूल ऑफ थर्ड है कंपोजिशन में, बहुत उसमें बात करने जैसी है वो। उसके बाद में हमारे जो पिक्चर्स बनते हैं वो हाई की, मिड की और लो की में बनते हैं। तो हाई की क्या होता है? हाई की का एग्जांपल है ऐसा, जो ब्राइट पिक्चर रहता है, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट, 18% तक ही ग्रे ब्लैक उसमें आता है, उसको हम हाई की पिक्चर बोलते हैं। जिस पिक्चर में 50% ब्लैक 50% व्हाइट आता है उसको हम मिड की बोलते हैं, और जिस पिक्चर में कम से कम व्हाइट और ज्यादा से ज्यादा ब्लैक आता है उसको लो की बोलते हैं। ये हो गए हमारे फोटोग्राफ्स के कीज। उसके बाद में पोर्ट्रेट के लाइटिंग कितने टाइप के होते हैं, अगर किसी को लाइटिंग के टाइप मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइटिंग के नाम ही पता नहीं तो फिर हम वो लाइटिंग करेंगे कैसे, है ना। लाइट, इसलिए सबसे पहले तो लाइटिंग के नाम मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप का लाइट कर सकते हैं। ये बेसिक 6 टाइप की लाइट है। इसके बाद में अगर कोई क्रिएटिव फैशन फोटोग्राफर 2-4 लाइट लगा के इधर उधर से कोई भी लाइट बना के, तो ये लाइट का अमाउंट 6000 तक भी जा सकता है, मतलब वो इतने टाइप के लाइट बन सकते हैं। लेकिन बेसिक जो लाइट है 6 टाइप के लाइट होते हैं। इसमें आएगा रेम्ब्रांट लाइट, 45 डिग्री लाइट, सिंगल लाइट पोर्ट्रेट, शॉर्ट लाइट एंड ब्रॉड लाइट पोर्ट्रेट, प्रोफाइल लाइट पोर्ट्रेट, स्प्लिट लाइट और बटरफ्लाई लाइट। इतने लाइट होते हैं। ये सारे लाइट के एग्जांपल्स हम देखेंगे, और फिर धीरे धीरे टेक्निकल मेरा खत्म होते जा रहा है। पर टेक्निकल का पार्ट खत्म होकर एक बार मैं वापस आपके सामने आता हूँ, और फिर किसी को कुछ पूछना है, किससे कुछ बात करना है तो उसके साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। ये सारे लाइट बनाने के लिए आपको लाइट्स के बेसिक लाइट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। वो जानकारी ये है कि पहले तो उसके बेसिक लॉज मालूम होना चाहिए। अब ये बेसिक लॉज जो है ये जो बेसिक लॉ है ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन हमें फोटोग्राफर को एज अ फोटोग्राफर ये मालूम होना चाहिए कि क्या लॉज है। ये बेसिक 3 लॉज है। ये 3 लॉज आप नेट पर जाकर पढ़ सकते हैं, जो भी है जिसको समझते हैं नेट पर से पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये तीनों लॉ का स्टडी हर फोटोग्राफर को होना चाहिए।
तो हम आगे की लाइटिंग कर सकेंगे। तो पहला लाइटिंग है पोर्ट्रेट लाइटिंग, रेमरेंट लाइटिंग और 45 डिग्री लाइट। तो इसमें जो है रेमरेंट लाइट इसको बोलते हैं, जिस साइड में हमने पोर्ट्रेट को पोज दिया उधर से की लाइट दिया। अभी लाइट ये 4 लाइट होते हैं, की लाइट, फील्ड लाइट और कट लाइट और बैकड्रॉप लाइट। तो जिधर से हमने की लाइट दिया, जिधर हमने फेस को पोज दिया, जो एंगल में पोज दिया उसी की तरफ से की लाइट डाला जाता है। ये की लाइट यहां से यहां तक आ गया, यहां तक। और ये की लाइट जहां जो साइड से देते हैं उसके अपोजिट साइड के चिक के ऊपर, गाल के ऊपर ये ट्रायंगल क्रिएट होना चाहिए। मेरा कर्सर दिख रहा है सब लोगों को, है ना? अभय जी मेरा माउस दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये ट्रायंगल क्रिएट होना चाहिए। ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ तो आपका रेमरेंट लाइट या 45 डिग्री लाइट परफेक्ट हो गया, ये समझ जाता है। ओके, तो उसके बाद में ये एक लाइट दिया तो बाकी का अगर दूसरे लाइट नहीं लगाएंगे तो ये डार्क हो जाता है, ब्लैक ही हो जाता है। तो वो ब्लैकनेस फील करने के लिए हम एक फील्ड लाइट यूज करते हैं। यहां तक ये फील्ड लाइट हो गया। और ये जो इधर से थोड़ा चमक रहा है, बैक साइड से दिया है, ये होता है कट लाइट। तो ये 3 लाइट यूज होते हैं। चौथा लाइट जो होता है वो बैकड्रॉप के लिए ऑब्जेक्ट के पीछे से डाला जाता है, हाइड करके। तो ये 4 लाइट होते हैं। और स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए कम से कम 4 लाइट की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है, कंपनियां ने 2 लाइट का किट बना दिया तो हम 2 लाइट लेके आ जाते हैं और 2 लाइट पे काम चालू कर देते। ये 4 लाइट होना ये जरूरी है। उसके बाद में सिंगल लाइट पोर्ट्रेट, मेरे पास एक ही लाइट है, उससे ही काम करूंगा। तो एक लाइट की लाइट एज अ की लाइट यूज कर दिया और उसके बाजू से रिफ्लेक्टर लगा के उसको बाउंस कर दिया। तो वो जो ब्लैक ही हो गया वो फील हो गया। उसके बाद में शॉर्ट लाइट, और शॉर्ट लाइट जो होता है रेमरेंट के जैसा ही लाइट होता है, लेकिन कम से कम फेस का पार्ट हाईलाइट किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा हाइड किया जाता है। तो इसमें फोटोग्राफी में ऐसा ही है कि अच्छी चीजें हाईलाइट करो, एक्सपोज करो, और जो खराब चीजें, बैड चीजें फेस पर की उसे हाइड करो। कैसे हाइड करो? तो शैडो में हाइड करो। यह है लाइट और शैडो का गेम। फिर ब्रॉड लाइटिंग, ब्रॉड लाइटिंग जो है इसमें फेस का ज्यादा से ज्यादा पार्ट हाईलाइट में डाल दिया जाता है और कम से कम शैडो यूज होती है। तो ये होता है ब्रॉड फेस, मतलब क्यूट सा चेहरा भी ब्रॉड दिखता है और यहाँ जो है ब्रॉड चेहरा भी स्मॉल दिखता है या तो स्लिम दिखता है। ओके, शॉर्ट लाइट, ब्रॉड लाइट हो गया। उसके बाद में प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट पूरा 90 डिग्री में पोज दिया जाता है और लाइट भी, की लाइट भी 90 डिग्री से डाला जाता है। तो ये होता है प्रोफाइल लाइटिंग का पिक्चर। उसके बाद में प्रोफाइल लाइट इतना आर्टिस्टिक बना सकते हैं कि उसको अगेंस्ट की तरफ लेके जाएंगे, माइनस डिग्री में लेके जाएंगे तो हम खाली प्रोफाइल की लाइन एक्सपोज कर सकते हैं। फिर आता है स्प्लिट लाइट। स्प्लिट लाइट का मतलब होता है, स्प्लिट ये वर्ड में उसका मतलब है कि फेस के 2 पार्ट करने का, स्प्लिट करने का, एक शैडो में रखने का और एक हाईलाइट में रखने का, एक्सपोज करने का, एक शैडो में रखने का। ओके, तो एक की लाइट जो डाला है उसमें एक्सपोज कर दिया, हाईलाइट दे दिया और दूसरा शैडो में रख दिया, तो फेस के 2 पार्ट बना दिया, स्प्लिट लाइट। उसके बाद में बटरफ्लाई लाइट। बटरफ्लाई लाइट जो होता है हमारे नाक की, नोज की जो शैडो है ओठों तक जो आती है वो बटरफ्लाई के जैसी गिरती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई लाइट बोलते हैं। ये हो गए हमारे 6 लाइट। इसके बाद में हम कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे और मतलब जो बाद में खाली मेरे फोटोग्राफ्स है दिखाने के लिए आपको, जो देखना चाहेंगे कुछ लोग तो वो देखेंगे, तो पास चले जाएंगे वो फोटोग्राफ्स के ऊपर। तो यहाँ तक मैंने टेक्निकली से है जो मेरा खत्म किया और बाद में खाली फोटो दिखना है। तो किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन किसी के दिमाग में है, अभय जी आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, प्रसाद जी आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और अभी तक जो सेशन चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बोल लो। तो आगे हम खाली स्लाइड शो रहेगा, पहले पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है अभय जी? यस सर। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है विजय भोलीज, आपका यहाँ पर स्वागत है। राजीव कुमार शर्मा, स्टूडियो ड्रीम्स गोरखपुर, मंथन स्टूडियो, दादा मूवीज फोटोग्राफी, राजेश तावड़े,
सोहम्स किचन, शशिकांत काळे, महेंद्र म्हात्रे, मंथन स्टुडिओ, दत्तात्रय बालिक, साई फोटो, बदनापूर, क्षितिज क्रिएशन, अभय कापरे सर, साई डिजिटल ऑफिशियल, योगेश कडावकर, शशिकांत काळे, विशाल स्टुडिओ, पतूर, केदार काहलेकर, जगदम डिजिटल, सतीश पेडणेकर, घनश्याम पटेल, दुडके आर्ट, विनोद देशपांडे, मॅजिकल स्टुडिओ, दुर्वा व्हिडिओ, दीपेश, मकरंद प्रभू, केदार काहलेकर, मनोज ब्राह्मणे, जितेंद्र कोपर्डे, राजीव कुमार शर्मा, मनोज ब्राह्मणे, त्याच्यानंतर उसमें महेश कांबळे जो है वो यूएई से देख रहे हैं ये वीडियो, केदार काहलेकर, अमोल खोत फोटोग्राफी, हितेश चौधरी, मनोज वासुदेव साळुंके, इरफान शेख, राजीव कुमार शर्मा, श्याम लोहार, संजय मिस्त्री, अमोल खोत, फिर अशोक सेन, तो काफी यहाँ पर लोग ऑनलाइन हैं। क्लिक डिजिटल स्टूडियो, राजीव कुमार शर्मा, उन्होंने पूछा है कि कैमरा का सेटिंग क्या होना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा जो है उन्होंने पूछा है कैमरा का सेटिंग क्या होना चाहिए। ओके, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए कैमरे का सेटिंग क्या होना चाहिए इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं या तो इंडोर में शूट कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम इंडोर की बात करते हैं। इंडोर में अगर हम पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं स्टूडियो में, तो हमारे पास लाइट बहुत है, मतलब लाइट हमारे पास बहुत है। तो लाइट अच्छा होने की है तो हमारा आईएसओ जो है वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आइडियल आईएसओ जो होता है वो 100 होता है। 100 के ऊपर हम आईएसओ जैसा ही बढ़ाना चालू करते उसमें नॉइस क्रिएट होना चालू होता, दिखता नहीं, लेकिन ज्यादा आईएसओ कर दिया तो दिखना चालू हो जाता है। हाँ, हाई एंड कैमरे जिनके पास है 3-4 लाख रुपए 5D वगैरह, उनके आईएसओ बहुत ज्यादा बढ़ाने के बाद नहीं दिखेगा, लेकिन आइडियल आईएसओ हम सजेस्ट करते हैं एज अ जनरल फोटोग्राफर 100 आईएसओ होना चाहिए। उसके आगे बढ़ाते जाएंगे तो नॉइस होते जाता है, क्योंकि लाइट हमारे पास प्रॉपर है तो हमें आईएसओ के ऊपर जाना ही 100 के ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आईएसओ 100 होना चाहिए। दूसरी बात, हम स्टूडियो में आजकल सारे लोग हैंड हेल्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई ट्राइपॉड यूज नहीं करता। पहले ट्राइपॉड यूज करते थे कैमरे के सब जमाने में। मैं उस जमाने से काम कर रहा हूँ, मेरे को 35 साल हो गए काम करने को। तो अभी कोई ट्राइपॉड यूज नहीं करता, हैंड हेल्ड काम करते हैं सब लोग। तो हैंड हेल्ड के लिए कम से कम हमारा शटर स्पीड 125 से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि शेक का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके नीचे भी अगर चाहिए तो 60 तक कर सकते हैं, लेकिन एक 125 आइडियल है, हम सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में एपर्चर की बात आती है। तो ये सब होने के बाद में अभी एपर्चर स्टडी वाली बात है। तो आपको अभी बैकड्रॉप ब्लर करना है, पीछे का नहीं करना है, आपको कितना शार्प देना है, आप कितने रोज में लोगों को बैठाया है या सिंगल पोर्ट्रेट ले रहे हो, इसके ऊपर एपर्चर सेट होता है। अगर सिंगल पोर्ट्रेट है तो आप 4 पे भी ले सकते हैं, हाँ, आप 2.8 पे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको आपके लाइट के पावर क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड है। तो मैं जो भी है आज, जो भी मेरा वेबिनार देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स है, उसको मैं ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी को भी फोटोग्राफ के एग्जिट पूछिए मत। ये फोटो आपने किस सेटिंग पे निकाला ये पूछिए मत, क्योंकि ये बताएंगे उसने कौन सा लाइट यूज किया, उसने कौन से पावर का लाइट यूज किया, उसके पास में कौन से पावर का लाइट यूज करने के बाद में भी उसने कितने स्टॉप पर उसको रखा, ये तो कोई तो आपको डिटेल नहीं बताएगा। तो उसके सेटिंग लेके आपके लाइट के ऊपर सेटिंग करेंगे तो आपके फोटो नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे कि उसने हमें गलत बोला। जो बेचारा सही भी बता रहा होगा आपको, जो बेचारा सही भी बता रहा होगा, तो क्योंकि सबका चेंज होता है। आप ये स्टूडियो की बात बताए, डे लाइट में भी वैसे ही होता है। उसने शूट किया होगा, वो टाइम पे सन कितना ब्राइट था नहीं बोल सकते, आप शूट करेंगे वो टाइम पे सन कितना ब्राइट है नहीं बोल सकते,
किसका कलर, किसका केल्विन नहीं, सॉरी, किसका कलर ब्राइटनेस कितना पावर था नहीं हम सोच सकते। इसलिए किसी एक के एग्जिट के ऊपर दूसरे का एग्जिट परफेक्ट होगा हो ही नहीं सकता। बराबर है अभय जी? अभय सर, मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है? एकदम परफेक्ट है सर। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, उनका बोलना है कि आइडियल एपर्चर क्या होना चाहिए। हाँ, तो आइडियल एपर्चर नहीं, मैं तो आगे बताने वाला हूँ। आइडियल एपर्चर होना चाहिए। देखो, अगर आपको आपको बहुत अच्छा ब्लरिंग चाहिए बैकड्रॉप का, तो आप 2.8 पे रख सकते। अभी सर आइडियल बताने जाऊंगा ना अभय सर, मैं 2.8 बताऊंगा इनको, और ये अपने 600 पावर के लाइट फुल रखेंगे तो वो बर्न हो जाएगा ना उधर, तो ये आइडियल नहीं होएगा ना अभय सर? यस सर, बराबर है ना? सही है, सही है। अगर मैं लेकिन हर एक को अभी क्या ये चाहिए, हर एक को सर अब क्या इन्होंने चाहिए, फिर फॉर्मूला चाहिए। हाँ, इन्होंने फिर अपने लाइट के पावर भी कम करना चाहिए ना। मैंने अगर 2.8 बता दिया इनको तो ये भी यस तो सर। सोचना चाहिए। तो ये मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें कोई आइडियल नहीं, कोई फिक्स नहीं है। दो चीजें फिक्स है जो मैंने बता दिया पहले, जो ना झिझक बताया, जो ना एक्सप्लेन करते बता दिया कि 100 ISO आइडियल है और 125 का स्पीड आइडियल है हमारे पास। उसके बाद में एपर्चर आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो, अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ग्रुप फोटो निकाल रहे, 2-3 रो में लोगों को बैठा है, तो आपको 7.18 तक फोटो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों रोज शार्प आना चाहिए। ग्रुप फोटो है, 3 रोज में बैठे आपके, तो आपको तीनों रोज शार्प चाहिए, तो आप 8 तक भी अपर्चर लेके जा सकते। तो इसमें सारी बातें सब नॉलेज की हो जाती है। ये नॉलेज आपको खुद को करना है, ये एक्सपेरिमेंट खुद का है। आइडियल बताए कि कोई फायदा नहीं। मैं आज एक आइडियल बताऊंगा, उनके यहाँ गलत हो जाएगा, बोलेंगे सर ने गलत बता दिया था। बराबर है ना? यस सर, परफेक्ट है। तो राजीव कुमार शर्मा, आपको लाइट सेटिंग के बारे में आपको पता हो, यानी उनको लाइट सेटिंग भी कैसी करनी है, तो सर ने वो जो स्लाइड दिखाए उसमें एक्चुअली डायग्राम्स नहीं है, बट इफ यू गो टू नेट, आप अगर नेट पे जाते हो तो जो रैमरंड बोला है उसकी पूरी सेटिंग की डायग्राम्स आपको मिलेंगे। फिर क्लिक डिजिटल स्टूडियो, आपको भी कैमरा सेटिंग चाहिए था, आपको वो मिल गया रहेगा। सर ने काफी अच्छे तरह से बताया। सचिन दाभोलकर ने भी बहुत अच्छा ये वर्कशॉप हुआ करके बोला है। उमेश पाटिल, उन्होंने भी बोला है। गणेश पाटिल फोटोग्राफी, विलास साली, उन्होंने हाय बोला है। फिर SMJ फोटोग्राफी, और घनश्याम पटेल जो है, मिलिंद सर, लाइट कंट्रोल करने के लिए डिफ्यूजर का क्या रोल रहेगा इंडोर और आउटडोर में? हाँ, ये नहीं, उनका अभी डिफ्यूजर का रोल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रोल है डिफ्यूजर का। अब आप आउटडोर में जब यूज करते हैं तो जो हार्श लाइट है उसको आप डिफ्यूज करके सॉफ्ट करके आप ले सकते हैं। तो डिफ्यूजर का रोल बहुत अच्छा है। अगर हार्ड लाइट है तो आप उसको सॉफ्ट करके ले सकते हैं। आप अपने सॉफ्ट बॉक्स को भी डिफ्यूजर, जो कपड़ा लगा रहता है वो एक डिफ्यूजर, एक टाइप का डिफ्यूजर रहता है। अगर आपको आपका एक आधा लाइट हार्ड हो रहा है तो उसको आप सॉफ्ट कर सकते हैं। जो मैंने लाइट के जो लॉज है, वो लॉज जो 3 लॉज है, वो 3 लॉज अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया। अगर नहीं पढ़ के होता है तो फिर लास्ट में हम है, हमारा वर्कशॉप है तो उसमें आपको लाइट के लॉज बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए जाएंगे। फिर लाइट को सॉफ्ट कैसे करना और हार्ड कैसे करना, ये भी हम बताते हैं उसमें। तो उसके लिए आपको लाइट हार्ड और सॉफ्ट का नॉलेज होना जरूरी है। लाइट हार्ड कैसा किया जाएगा और सॉफ्ट कैसा किया जाएगा। तो डिफ्यूजर जो है आपका लाइट सॉफ्ट करेगा और लाइट का पावर भी कम करेगा। तो डिफ्यूजर का यूज आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। राजीव ओके, कुमार शर्मा पूछ रहे हैं कि कौन सी लेंस आइडियल है। फिर से लेंस के बारे हाँ, में। लेंस के बारे में बताया कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्राइम लेंस यूज करो, और ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्रेट के लिए 85 mm का लेंस यूज करो। 85 mm का लेंस आज भी मैं सजेस्ट करूंगा। तो तीनों कंपनियों के लेंस अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कोई कंपनी का लेंस बेचना नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये कंपनी का लो, वो कंपनी का लो। फिर भी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो बताऊंगा कि मैं सिग्मा का 85 mm 1.4 आर्ट लेंस यूज कर रहा हूँ पोर्ट्रेट के लिए।
या तो फिर आप 70 to 100 mm तक कोई भी लेंस लेकर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। नहीं तो इतने लेंस में जाने की भी जरूरत नहीं, आप 24-120 का किट लेंस से भी बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट कर सकते हैं। जब मेरा बजट नहीं था तो मैं 24-120 के किट लेंस से ही काम करता था। अगर जब बजट बनता है तो फिर आदमी अच्छा लेंस खरीद सकता है। तो 85 mm 1.4 ले लिया तो आप उससे 1.4 से तो 8 तक कहीं पे भी काम कर सकते हैं जी, ठीक है। और बाकी सबने आपको धन्यवाद कहा है। बहुत बढ़िया वर्कशॉप हुआ। तो उसके बारे में सर, तो आपने यहाँ पर आए, आपने इतनी बढ़िया सी बातें की, और आपके वर्कशॉप के बारे में फिर से मैं दोहराता हूँ कि 24 से 28 जुलाई। सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, अपने को स्लाइड शो देखना है, अभी के टाइम अपना खत्म हो गया है, अपने को स्लाइड शो देखना है क्या? ओके, अगर देखना है तो फटाफट हम आगे चले जाते हैं। नहीं देखिए सर, दिखाइए सर। हाँ, तो अभी मैं थोड़ा अपना जो कुछ फोटोग्राफ्स है वो दिखा देता हूँ। जो लोग नए हैं उनको देखने को मिलेगा, जो उन्होंने तो देखा है कुछ लोगों ने, तो हम फटाफट एक स्लाइड शो प्ले कर देते हैं और फिर लास्ट में वर्कशॉप के बारे में बता देंगे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मेरा स्लाइड शो आपको दिखा रहा हूँ, जो कुछ मेरे फोटोग्राफ्स है, जो बच्चों से लेके तो ओल्ड एज तक मैं थोड़ा सा उसका कैटेगरी बनाया है, तो आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये मैं मेरा स्लाइड शो चालू कर रहा हूँ, छोटे बच्चों का है। छोटे बच्चों को हम ज्यादा एक जैसा बैठा नहीं सकते, उनको जैसा बैठेंगे वैसा फोटो निकाल के इनके फोटो सब जाते हैं एक्सप्रेशन और मूड के ऊपर। इनको लाइटिंग परफेक्ट बनेगा ऐसा होता नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन और मूड अच्छा आना चाहिए। इसमें खाली एक्सप्रेशन है। मैं थोड़ा पिक्चर फास्ट दिखाऊंगा क्योंकि टाइम भी अपने पास कम है। इसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। ये थोड़े बड़े बच्चे हुए तो उनको प्रॉपर हमने रेमरेंट लाइट कर दिया, प्रॉपर रेमरेंट लाइट डाल दिया। बॉर्न बेबी शूट भी आजकल सब लोग करते हैं। इसमें कलर हार्मोनी मैच किया है, जो कलर के कपड़े है उसी कलर का बैकड्रॉप, कॉन्ट्रास्ट नहीं शूट किया है, मैचिंग हार्मोनी क्रिएट किया है। प्रोफाइल लाइट, ये रेमरेंट लाइट, इसमें पर्सनालिटी कैप्चर किया है, इसमें भी पर्सनालिटी है। प्रोफाइल लाइट और एक ओल्ड लेडी लाइट। स्पेक के लिए कैसा काम करेंगे, कैरेक्टर आना चाहिए, गुरुजी दिखना चाहिए। सिंधुताई सपकाळ का फोटो है, इसका बहुत अच्छा स्टोरी है मेरे पास, लेकिन अपने पास अभी इतना टाइम नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। इनके सिंधुताई सपकाळ के सारे आश्रम में अपने मेरे पोर्ट्रेट लगे हैं। या ऑर्नामेंट और विदाउट ऑर्नामेंट, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ सजावट नहीं, कैसा फोटो निकलता है और पूरे सजावट के साथ कैसे निकलता है। कपल्स के लिए लाइटिंग स्टूडियो में, उसके बाद में ग्रुप के लिए लाइटिंग कैसा करे स्टूडियो में। ग्रुप का कंपोजिशन, ग्रुप का सेटिंग, ग्रुप कैसा अरेंज करना चाहिए, बैलेंस कैसा करना चाहिए, और सारे लोगों के स्माइल एक जैसे कैसे आना चाहिए। फिर आता है रिस्टोरेशन, डिजिटल पेंटिंग, इसमें भी बहुत अच्छा मार्केट है अभी। ये रिस्टोरेशन किया है डिजिटल पेंटिंग में। ये रेगुलर सिंपल फोटो था, इसको हमने पोर्ट्रेट में बना दिया, तो ये ऐसा बन जाता है। ये भी रिस्टोर किया है डिजिटल पेंटिंग में। फिर डे लाइट, फैशन फोटोग्राफ्स के लिए भी डे लाइट कैसा मैनेज करना है। फिर कुछ वेडिंग पोर्ट्रेट्स है, वेडिंग में कैसा काम किया जाएगा, वेडिंग में सेम लाइटिंग कैसे यूज करा जाए। जो लाइटिंग हम स्टूडियो में करते
सेम लाइटिंग वेडिंग में भी कर सकते हैं, और वेडिंग का काम बहुत अच्छा स्टूडियो के जैसा बन जाता है। और फिर ये लास्टली मेरा अभी अपकमिंग वर्कशॉप है 24 से 28 तारीख तक, और ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, 5 दिन का है। और अभी मैं स्क्रीन शेयर करना थोड़ा छोड़ देता हूँ और फिर बता देते। 5 दिन का वर्कशॉप है और ऑनलाइन है। यहाँ पर मैंने जो नाम पढ़े अभय जी ने, उसमें से बहुत से लोग जिन्होंने मेरा ऑनलाइन का वर्कशॉप पहले किया है, तो वो लोग हैप्पी है पूरे, क्योंकि उनको भी डर था पहले कि फिजिकली वर्कशॉप नहीं कर रहे तो ऑनलाइन में कैसे पढ़ने को मिलेगा। तो फिर भी वो सब लोग हैप्पी है और यहाँ पर आके वापस मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। इसमें मंथन स्टूडियो वाले जो मैंने नाम सुना है कि वो अभी भी यहाँ प्रेजेंट है, जिन्होंने ऑनलाइन 5 दिन का वर्कशॉप किया और पूरे हैप्पी है, क्योंकि ऑनलाइन में भी हम उतना ही परफेक्ट पढ़ाते हैं जो आपको ऑफलाइन में भी जो पढ़ा सकते थे वो पूरा ऑनलाइन में पढ़ा रहे। इसके बाद में भी ऑप्शन ऐसा है कि अगर ऑफलाइन के वर्कशॉप का जो भी कुछ फी आगे निकलेगा, रहने का, खाने का और यहाँ नासिक में आके वर्कशॉप करने का, मतलब वो वर्कशॉप का फी अगर 10,000 निकलता है, तो आज हम ऑनलाइन का खाली 5,000 वर्कशॉप फी ले रहे। जिसको लगता है कि मैंने ऑनलाइन कर लिया लेकिन मुझे ऑफलाइन भी करना है, आगे जाके ऑफलाइन वर्कशॉप होता है, तो वो आदमी आगे ऑफलाइन वर्कशॉप पे खाली 5,000 पे करके ऑफलाइन के लिए भी आ सकता है। मतलब आज के 5,000 उसके वेस्ट नहीं जाएंगे, और आज का 5,000 भर दिया तो उसको 2 टाइम वर्कशॉप करने को मिलेगा, एक ऑनलाइन करने को मिलेगा और एक ऑफलाइन भी करने को मिलेगा। ऐसा हमारा 24 से 28 तारीख तक 5 दिन का ऑनलाइन का वर्कशॉप है। रोज 2 घंटा वर्कशॉप चलेगा और पूरा डिटेल जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते वैसा ही ऑनलाइन में पढ़ाते, और प्रैक्टिस भी करते, प्रैक्टिकल भी कराते। कैसा कि आप अपने स्टूडियो में प्रैक्टिकल करो और हमें वीडियो कॉल करो या तो हमें डाउट्स पूछो, तो पूरे प्रैक्टिकल सक्सेस हो गए आज तक हमारे। तो ऐसा मेरा आगे का वर्कशॉप है थोड़ा सा। अभी मैं सबका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू ऑर्गेनाइजर, थैंक यू कैमरीला, अभय सर, थैंक यू लाइट एंड शैडो एकेडमी, और सेंस एल्बम था कुछ तो भी और एक पार्टनर है उनका भी थैंक यू। एल्बम सारे व्यूअर्स का एक बार थैंक यू वेरी मच। मैं अभी अभय सर की तरफ देता हूँ। 2 क्वेश्चन बचे हैं। सिद्धि फोटो बोल रहा है कि सिद्धि फोटो जो है उन्होंने पूछा है कि पोर्ट्रेट में रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं क्या, और एक क्वेश्चन है कि हम लोग मीटर का यूज करना चाहिए क्या। मीटर का यूज जो है वो शरद वास्कर है, उन्होंने पूछा है मीटर का यूज करना जरूरी है क्या। ओके, देखो पहला जो क्वेश्चन है पहले देता हूं कि सर इंडोर पोर्ट्रेट में रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं क्या। तो ठीक है, आप रिफ्लेक्टर का यूज आपको जहां करना है आप कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे पास 4 लाइट होने के बाद में हमें रिफ्लेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि 4 लाइट से हम सारे लाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर रिफ्लेक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम सिंगल लाइट काम कर रहे हैं, एक ही लाइट है, तो दूसरा लाइट बाउंस करके डालना है तो हम रिफ्लेक्टर यूज करेंगे। अगर उसके बाद में 4 लाइट देने के बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पोर्ट्रेट में कहीं तो भी ज्यादा शैडो आ रही है, ब्लैक ही हो रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं। मैं पहले ही बोला कि लाइट एंड शैडो तो होना ही, मतलब शैडो तो होना आपके पिक्चर में, तो ही आपको डेप्थ मिलेगा। आप अगर पूरा फ्लैट पिक्चर बनाएंगे तो फिर पोर्ट्रेट बनेगा नहीं आपका। तो लाइट और शैडो आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत शैडो तो होना ही चाहिए ना। जो मैंने आपको पिक्चर दिखा है उसमें लाइट है और शैडो भी है, खाली शैडो कितना सॉफ्ट करना है ये फील लाइट का काम होता है। हम लोग वर्कशॉप में जो पढ़ाते, फील लाइट जो है हर आदमी अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकता है, कि फील लाइट जो होता है वो सब्जी में नमक के जैसा यूज होता है, हमारे टेस्ट के हिसाब से यूज। क्योंकि किसी को ज्यादा आर्टिस्टिक फोटो अच्छा लगता है तो उसको फील लाइट कम कर दो, लाइट एंड शैडो ज्यादा हो जाएगा। जिसको ज्यादा आर्टिस्टिक फोटो पसंद नहीं है, सॉफ्ट फोटो पसंद है, तो फील लाइट ज्यादा कर दो तो शैडोज कम हो जाएंगे। खाली ऐसा नहीं करना है कि दोनों लाइट का पावर एक जैसा और एक ही जगह से एक ही डिस्टेंस से दे रहे, तो वो पिक्चर फ्लैट हो जाएगा। तो वो मैंने शुरू में वो बात आपको नहीं बताई, सब लोग जानकार है कि हम जो पासवर्ड बनता है आजकल वो खाली मेरे शेप के वजह से पहचाने जाता है, मेरा शेप, ना कि मेरे ये फीचर आते हैं अप एंड डाउन वाले। मेरा शेप आता है, वो बाकी पिक्चर फ्लैट होता है। वो इसलिए होता है
कि दोनों लाइट का पावर सेम होता है और दोनों लाइट एक ही जगह से दिया जाता है। तो एक लाइट प्लस एक लाइट माइनस होना चाहिए तो हमारे फेस पर कर्वेचर मिलेंगे। अगर एक आधा राउंड पोल है तो वो पोल राउंड है कि नहीं ये देखने के लिए, उसके कर्वेचर आने के लिए लाइट और शैडो की जरूरत होती है। या दोनों बाजू से लाइट देंगे तो वो जो पोल राउंड पोल है वो राउंड नहीं दिखेगा, खाली स्ट्रिप दिखेगा। तो रिफ्लेक्टर आपको जहां यूज करना है आप कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? एक लाइट मीटर यूज करते हैं। हाँ, लाइट मीटर यूज करते हैं क्या? तो सॉरी, मैं लाइट मीटर यूज करता नहीं हूं। सबसे पहले मतलब मैं नहीं हूं बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं कि नहीं करता हूं, क्योंकि आज के तारीख में अगर लाइट मीटर हम लेने जाएंगे 10 से 20 हजार रुपए का आता है और सबको अफोर्डेबल नहीं होता है। तो हम वर्कशॉप में भी लाइट मीटर के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्कशॉप में बताते फिर टी लाइट का पावर क्या होना चाहिए, फील्ड का क्या पावर होना चाहिए, कट लाइट का क्या पावर होना चाहिए, ये हम बताते। और 2 फोटो निकालने के बाद में हमारे कैमरे पे पता चल रहा है हमें कि कौन सा ज्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, कौन सा बर्न हो रहा है, तो वो हिसाब से हम लाइट कंट्रोल कर सक रहे। तो फिर लाइट मीटर से लेके कोई मतलब नहीं है। लाइट मीटर लेंगे, यूज करेंगे तो आपका काम परफेक्ट ही बनेगा। लाइट मीटर डालेंगे फेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट मीटर देंगे, जहां पर की लाइट आ रहा है मेरे फेस पर यहां से की लाइट आ रहा है, समझो जो ब्राइट लाइट है इधर से आ रहा है, बराबर है, यहां से आ रहा है। तो मेरा जो की लाइट यहाँ आ रहा है, यहाँ लाइट मीटर लगाएंगे, खटक से दबाएंगे तो यहाँ का एपर्चर बता देगा। लाइट मीटर क्या करेगा, आपको एपर्चर बता देगा कि इतना एपर्चर यहाँ चाहिए। तो वो काम हम अभी डिजिटल आ गया, 2 फोटो निकाल के भी हमें पता चल रहा है कि हमारा एपर्चर ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो यूज किया तो बढ़िया है, नहीं यूज किया तो शक्ति नहीं है कि लाइट मीटर यूज ही करो करके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। फिर यहाँ पर प्रमोद खैरनार, फिर राजीव कुमार शर्मा, उमेश पाटिल, घनश्याम पटेल, सोमनाथ कोरडे, शरद वास्कर, इन्होंने सब ने और पूरे यानी हमारी तरफ से यानी सबने थैंक यू बोला है आपको। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और काफी बढ़िया पोर्ट्रेट के बारे में बोला। दूसरी बात है कि ये जो बाउंस बैक सीरीज है उसका आप ना करते हुए भी आपने उसमें बाउंस बैक कर दिया है, क्योंकि आपने उसमें पैसे कैसे बचाने हैं वो काफी अच्छी तरह से समझाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ मिलिंद सर, आप यहाँ पर आए और काफी अच्छी बात की। मैं सब जो ये है मार्केटिंग पार्टनर्स है हमारे, एल्बम सेंस है, दादा मूवीज फोटोग्राफी है, फिर कैमरिला जो ऐप है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और कैमरिला जो ऐप है उसमें काफी अच्छा उन्होंने ये सेटअप किया है कि आपका जो हिसाब किताब है वो उसमें अच्छी तरह से रहे और एकदम नॉमिनल कॉस्ट में, और उन्होंने उसमें काफी डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो प्रसाद सर, आप आपके ऐप के बारे में थोड़ा बताइए और ये प्रोग्राम हम लोग उसके बाद खत्म कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं पहले शुरुआत करूंगा कि मिलिंद सर, बहुत ही अच्छा आपका आज का वर्कशॉप रहा, मुझे भी बहुत सीखने को मिला। और ये आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज आप आए यहाँ पे, हमें ये वर्कशॉप दिया आपने। और रही बात कैमरिला, ये जो ऐप है ये हमने इसलिए बनाई थी कि फोटोग्राफर इन मोस्टली 1 पर्सन बिजनेस है, एक आदमी सारी चीजें संभालता है। तो अगर उसका बिल बनाने में या इनवॉइसेस भेजने में या अकाउंटिंग करने में अगर इतना टाइम जा रहा है तो उसका कम से कम टाइम ये सारी चीजों में जाए, उसके हार्ट पे उसका फोकस ज्यादा रहे। इसलिए हमने एक यूजर फ्रेंडली ऐप बनाई है जिसमें आपकी जो डायरी या एक्सेल शीट में आप अकाउंटिंग करते हो वो आपको नहीं करनी पड़ती है। आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से मंथ में कितने भी इवेंट है आप उसकी एक बार एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद आपको कैलेंडर में पर्सनलाइज रहता है, आपको फंक्शंस कौन से दिन पे है, कौन सा इवेंट कौन से तारीख पे है, ये आपको दिख जाता है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि सीजन में आपकी कौन सी तारीख फ्री है, तो वो भी आप इजीली देख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक फीचर है कि आपको आपके ड्यू पेमेंट में कितने पेमेंट कहाँ से आने वाले हैं ये आप देख सकते हो,
कि अगर आपका 1.5 लाख रुपए मार्केट में है और 1.5 लाख में से 10 लोगों ने 15-15 हजार या किसी के 50,000 है, किसी के 20,000 है, तो आपको पता चल जाता है। आप एक सुंदर सी रिसीट बना के उनको भेज सकते हो। ये भी हमने ऑटोमेटिक करके दिया है ऐप में। अगर आपको कोई पेमेंट देता है तो आप उसको तुरंत एक रिसीट, ब्लू वाली रिसीट बना के उनको शेयर कर सकते हो, ताकि आप उनको कंफर्मेशन दे दो कि हाँ मुझे पैसे मिल गए हैं। हम चाहते हैं कि डिजिटल या कोई भी सॉफ्टवेयर आपका काम आसान करे और आप आपके काम पे ज्यादा फोकस कर पाए, आपकी क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस कर पाए, ये हमारा एक इंटेंशन है। तो दैट इज ऑल। ये इसमें ये ऐप में लगभग 600 के ऊपर फोटोग्राफर्स ने सजेशन देके ऐप को और भी ऑप्टिमाइज किया है। तो मैं ये कहना और चाहूंगा कि ये फोटोग्राफर के लिए बनाया हुआ है। जैसा, और मैं जी एक सर। बोलना चाहता हूँ कि मिलिंद सर को वह जरूर भेजिए, क्योंकि मिलिंद सर एकदम फ्रैंकली आपको ओपिनियन देंगे। और हाँ, सर यहाँ पर आए, काफी धन्यवाद है आपका। धन्यवाद सर। अभय सर एक खाली 1 मिनट लूंगा मैं खाली। बोला ना। मेरे कुछ स्टूडेंट है यहाँ पर, जिसमें एक Yes, विशाल खंडारे है, जिसका बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट है, और जिसके Yes. मैं मतलब स्टूडेंट होने के बाद मुझे मतलब घर तक लेके जाने वाला और खाना खिलाने वाला स्टूडेंट है, बहुत अच्छा। उसके बाद में जितू कोपरडे सर है यहाँ पर, जितू कोपरडे सर पुणे से आए मेरे ख्याल से। मनोज केदार कहाकर सर है, कुछ मतलब जिनका प्रेम है मेरे पर, तो ये लोग मेरे नाम और प्रेम के हिसाब से आए। तो ये सब लोगों का जो नाम मैंने अभी नहीं भी लिए होंगे, तो उनके लिए मतलब मुझे थोड़ा यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम आता है कौन कौन है, तो इतने नाम मैं नहीं दे सकता। फिर भी और एक बार सबके लिए सबका धन्यवाद, सब व्यूअर्स का थैंक यू वेरी मच। अभय सर आपके तरफ। अभय सर तो ये जो बाउंस बैक सीरीज चल रही है हमारी, 17 दिन 17 मेंटोर, तो आप देखते रहिए। कल सोहम सावंत है जो कि सिनेमाटोग्राफी के बारे में बोलेंगे। धन्यवाद।